स्टोरी इंट्रोडक्शन। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन में कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कुणाल की किस्मत अच्छी थी कि वह कार एक्सीडेंट में बच गया था। ये कुणाल की किस्मत थी या बदनसीबी कि वह कार एक्सीडेंट होने के बावजूद बच तो गया था, पर उसकी सारी याददाश्त चली गई थी। जब कुणाल की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक मिलिट्री कैंप में पाया, जिसमें हर दिन कुणाल को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था और उसे एक हत्यारा यानी असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कुणाल को हर दिन एक मिलिट्री के ऑफिसर से कई गुना ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, और जब कुणाल 18 साल का हो जाता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन अब कुणाल की सारी फीलिंग मर गई थी और अब वो एक असैसिन बन गया था। कुणाल फिर भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, पर एक दिन कुणाल अपने स्कूल में कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से कुणाल और उसका परिवार खतरे में आ जाता है। तो आखिरकार कुणाल ने ऐसा क्या किया था? क्या अब वो अपने परिवार और खुद को उस खतरे से बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए द डेंजरस बॉय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रैगन कृष्णा नोवेल वर्ल्ड। आज की वीडियो एक कम्प्लीटली फिक्शनल नोवेल स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर, इवेंट और एक्शन सिर्फ इंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के लिए हैं। ये कंटेंट किसी भी तरह की वायलेंस या रियल लाइफ हार्म को प्रमोट नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। The Dangerous Boy episode 85 to 95. Welcome to my YouTube channel Dragon Krishna Novel World. This story is purely fictional and created only for entertainment purposes. Any resemblance to any person or real life event is purely coincidental या एक fictional कहानी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, घटनाएं और नाम काल्पनिक हैं। Close, trade with move contracts, privacy underscore small, close underscore button, trade with move contracts। इतना कहकर शक्ति दरवाजे को खोल देता है और उसे अपने सामने ब्लैक कोट पैंट पहने एक खूबसूरत लड़का दिखाई देता है। मैनेजर जब उस लड़के को देखता है तो उसे लगता है कि वो कोई मॉडल है जो यहाँ पर जिया से मिलने के लिए आया है। मैनेजर ने उस लड़के से कहा, सर क्या मैं जान सकता हूँ आपको यहाँ पर क्या काम है? अगर आप जिया मैम से मिलना चाहते हो तो हम आपको कुछ वक्त दे सकते हैं। तभी उस लड़के ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा नाम कुणाल तोमर है और मैं यहाँ पर शर्मा इंडस्ट्री की तरफ से आया हूँ और आज से मैं जिया कौशिक का बॉडीगार्ड हूँ। कुणाल की बात सुनकर शक्ति और मैनेजर दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था उनके सामने खड़ा लड़का ही वो बॉडीगार्ड है जो जिया का बॉडीगार्ड बनकर आया है। उन दोनों को तो लग रहा था कि कुणाल को मॉडल है, क्योंकि इतना सुंदर लड़का बॉडीगार्ड हो ही नहीं सकता है। कुणाल के मुंह से बॉडीगार्ड की बात सुनकर शक्ति हैरान तो था, लेकिन तभी वो अचानक से दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कुणाल को अंदर नहीं आने देता। कुणाल देखता है कि उसके सामने एक 6'1" हाइट का एक हट्टा खट्टा आदमी उसके सामने खड़ा है। शक्ति के चेहरे पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर खंजर मारा हो। शक्ति की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी गुस्से भरी आंखें सिर्फ कुणाल को ही देखे जा रही थी। शक्ति ने कुणाल को देखते हुए अपने मन में कहा, शर्मा इंडस्ट्री वालों ने एक बच्चे को बॉडीगार्ड बनाकर भेज दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक बच्चे को सिखाने के लिए कहा जाएगा। मैं एक बॉडीगार्ड हूं, ना कि बच्चों को संभालने वाला बेबी सीटर। कुणाल ने शक्ति के ऊपर ध्यान भी ना देकर मैनेजर से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैनेजर? जिस पर मैनेजर ने शक्ति को कुणाल के सामने से हटने के लिए कहा, कुणाल को अंदर आने दो शक्ति। मैनेजर की बात सुनकर शक्ति बिना कुछ कहे ही दरवाजे से हट जाता है और कुणाल को अंदर आने देता है। कुणाल को देखकर मैनेजर ने अपने मन ही मन कहा, पता नहीं ये लड़का बॉडीगार्ड क्यों बन गया, वरना इसके जैसे खूबसूरत लड़के तो अगर मॉडलिंग में होने चाहिए थे। कुणाल जैसे ही अंदर आता है तो जिया भी उसके ऊपर एक नज़र डालती है। जिया की नज़र जैसे ही कुणाल पर पड़ती है तो वो अपने नज़रों को उसके ऊपर से हटा नहीं पाती। जिया को कुणाल देखने में बहुत ही हैंडसम लगता है, लेकिन कुणाल के बॉडीगार्ड होने की बात पर उसे भी हैरान हो रही थी। तभी कुणाल सीधा जिया के पास जाता है और जिया को देखने लगता है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने अपने लंबे बाल आगे कर रखे हैं, झील सी प्यारी आंखें, कमल की पखड़ियों से होंठ, गुलाब से लाल गाल और गोरा रंग जो किसी अप्सरा से कम नहीं हो। जिया की एक झलक ही लोगों को अपना दीवाने बनाने के लिए काफ़ी है। वो जिया हैरानी से सिर्फ कुणाल को ही देखे जा रही होती है। तभी कुणाल ने जिया से कहा, मीज़ जिया कौशिक, मैं कुणाल तोमर आज से आपका बॉडीगार्ड हूं और मैं ही आपका इंचार्ज। तो आपको अगर कहीं पर जाना हो या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ही बताना, ठीक है? जिया हैरानी में बस कुणाल को देखे जा रही थी और समझ ही नहीं पा रही होती है कि वो कुणाल से क्या कहे। तभी जिया ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मेरे साथ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, जैसे तुम सही समझो जिया। जिया के इतना कहते ही कुणाल ने तुरंत उसका नाम भी ले दिया। तभी कुणाल ने मैनेजर से कहा, आप जिया के मैनेजर हो और मैंने सुना है कि ये शूट 4 दिनों तक चलेगा, मतलब मैं अगले 4 दिन तक जिया का बॉडीगार्ड रहूंगा। मैनेजर कुणाल के इस तरह सवाल पूछने की वजह से हैरान होता है और कुणाल की बात पर उससे सीधे जवाब दे रहा होता है। तभी कुणाल ने कहा, ये मेकअप रूम अभी कुछ समय पहले जल्दबाजी में बनाया गया है ना?
जिस पर मैनेजर ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं था, इसीलिए हमने इस रूम को जल्दी से बनवा लिया। अकाउंट क्रिएशन इनटू मी, अकाउंट क्रिएशन इनटू मी। मैनेजर की बात सुनकर कुणाल उसके ऊपर से अपना ध्यान हटाकर मेकअप रूम को चेक करने लगता है और देखने लगता है कि यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। कुणाल को इस तरह अपना काम करते देख जिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जिया ने कुणाल को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर अपना बॉडीगार्ड का काम करने के लिए आया है, ये तो यहाँ पर सिर्फ मेरा ध्यान मेरे ऊपर खींचना चाहता है। शर्मा इंडस्ट्री वालों ने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा होगा क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि ये लड़का शूट के दौरान ये भी वीडियो में आ जाए और इसका भी मॉडलिंग में अच्छा नाम बन जाए, लेकिन ऐसा करने से बेहतर तो ये था कि वो मुझे सीधा इस बारे में बता दे क्योंकि इतना हैंडसम लड़का बड़ी आसानी से मॉडलिंग में आ सकता है। जिया ये सोच ही रही थी कि तभी कुणाल ने उसके पास आकर कहा, जिया मैंने सुना है कि कोई है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो तुम्हारी चुपके से वीडियो बनाता है जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी होती है और तुम्हें लेटर भेजता रहता है। मैंने सुना है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से तुमने कनक शर्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तभी से तुम्हारे साथ ये परेशानी शुरू हुई है। जिया ने कुणाल को जवाब देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल गलत सुना है, ये सब अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन हम आज तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन वो मेरे हर शूट की एक ऐसी वीडियो निकाल लेता है जिससे मुझे लगता है वो मेरा पीछा कर रहा है और आज तक मेरी ये भी समझ में नहीं आया कि उसे मेरा एड्रेस कैसे मिल जाता है, जबकि मैं तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि पहले तो मुझे कभी कभी ही लेटर आया करते थे, लेकिन अब तो मुझे रोज लेटर आ रहे हैं। तभी कुणाल ने कहा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि उन लेटर में क्या लिखा होता है? जिस पर जिया ने कहा, अगर मैं वो तुम्हें नहीं बताना चाहूँ तो? कुणाल ने तुरंत कहा, तो मैं आपसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपको ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं झेलना पड़ेगा। कुणाल की बात सुनकर जिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जिया ने मुस्कुराते हुए कुणाल से कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है और मुझे लगता है कि सभी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा ही होता होगा। मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं, तो इसीलिए शायद वे हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते होंगे। जिया की बात सुनकर कुणाल उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो अचानक से शांत हो जाता है। तभी कुणाल से जिया ने कहा, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितने साल के हो। जिया का सवाल सुनकर कुणाल उसे जवाब देने की बजाय बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। कुणाल ने अपने मन ही मन कहा, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो टीम लीडर ने मुझे साफ मना किया था कि मैं उन्हें अपने बारे में ना बताऊं, और खासकर अपनी उम्र और अपने स्कूल के बारे में। कुणाल को शांत खड़ा देख जिया ने उससे फिर यही सवाल पूछते हुए कहा, बताओ ना तुम कितने साल के हो? जिस पर कुणाल ने जवाब में कहा, मैं अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं, तो अगर तुम मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में ना ही पूछो तो ठीक रहेगा। कुणाल का ऐसा सवाल सुनकर जिया के चेहरे पर हैरानी होती है, लेकिन उस हैरानी में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही कुणाल को जिया के साथ ऐसे बात करते देख शक्ति के चेहरे पर गुस्सा अलग ही दिखाई दे रहा था। शक्ति गुस्से से बस कुणाल को ही देखे जा रहा था, लेकिन वो कुणाल से कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी शक्ति ने अपनी आवाज़ से गुस्से को छिपाते हुए कुणाल से कहा, कुणाल तोमर, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। शक्ति ने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा होता है और शक्ति के चेहरे को देखकर भी पता चल रहा था कि शक्ति गुस्से में है। शक्ति की बात सुनकर कुणाल बिना कुछ कहे उसके साथ जाने लगता है। कुणाल को शक्ति के साथ जाता देख जिया उदास हो जाती है। कुणाल को शक्ति के साथ देखकर जिया ने अपने मन ही मन कहा, अब ये भी बाकी सबकी तरह हो जाएगा। वही शक्ति अपने साथ कुणाल को एक कोने में लेकर चला जाता है, जहां पर आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। शक्ति ने कुणाल को वहां पर लेकर आने के बाद कहा, तुम अभी भी ट्रेनिंग पर ही हो, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तो नहीं हुई है। शक्ति की बात सुनकर कुणाल ने अपने मन ही मन कहा, लगता है टीम लीडर ने इन्हें बताया है कि मैं ट्रेनिंग पर हूँ। कुणाल ने फिर शक्ति को जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं अभी भी ट्रेनिंग पर ही हूँ और मैं टीम ए के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन मैं पहले भी बॉडीगार्ड बन चुका हूँ। कुणाल की बात सुनकर शक्ति ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता तुम किस टीम ए की बात कर रहे हो, लेकिन तुम इतना याद रखो कि तुम अभी भी ट्रेनिंग पर हो, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि मैं किस तरह अपना काम कर रहा हूँ और बस पीछे रहकर मुझे देखना है और मुझसे सीखना है। कुणाल शांति से सिर्फ शक्ति की बात सुन रहा होता है। तभी शक्ति ने आगे कहा, ट्रेनिंग करने और असली बॉडीगार्ड बनने में बहुत फ़र्क होता है। किसी को असली में प्रोटेक्ट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ट्रेनिंग में तो तुम गलती भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी एक गलती तुम्हें बर्बाद कर सकती है। एक बॉडीगार्ड को अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और वो भी कैमरा के सामने बिना कोई गलती करे। तुम्हें सिर्फ पीछे खड़ा रहना और कुछ भी करने से पहले मुझे बताना है, तुम अपने आपस कोई भी काम नहीं करोगे। कुणाल शक्ति को कोई भी जवाब नहीं देता है, बस शांति से उसके सामने खड़ा रहकर उसे देखता रहता है। कुणाल को बिल्कुल शांत देख शक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बात समझ भी आ रही है या नहीं?
कुणाल ने शक्ति की बात का जवाब देने की बजाय खुद का सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारा असली नाम शक्ति सोम है और तुम यहाँ जिया कौशिक के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो? लेकिन तुम पहले एक गुंडे थे और तुम्हारे ऊपर बहुत से आरोप भी थे, लेकिन फिर एक दी। शक्ति ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगाकर उसके पेट में अपना घुटना मारा और उससे से कहा, मेरी बात का जवाब देने के बदले तू ये क्या बकवास करने लगा? अगर तू मेरे बारे में जानता है तो मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा है? मरना चाहता है क्या? तुझे जितना कहा है तू सिर्फ उतना ही कर, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। शक्ति ने कुणाल के कॉलर को छोड़ते हुए वहां से जाते हुए कहा, आगे से अपनी औकात में रहना। क्लोज। इतना कहकर शक्ति वहां से चला जाता है। शक्ति के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि शक्ति गुस्से में कुणाल को आज मार ही देता, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कैसे ना कैसे खुद को रोक ही लिया। शक्ति ने गुस्से में वहां से जाते हुए अपने मन ही मन कहा, ये यहाँ पर मेरे बारे में पता करके आया है, मुझे इस लड़के से संभल कर रहना होगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वही कुणाल दीवार के पास अपने पेट को पकड़कर खड़ा होता है। शक्ति के पेट में घुटना मारने की वजह से कुणाल के पेट में लगी चोटों में दर्द मारने लगता है, जिस वजह से कुणाल को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन कुणाल अपने दर्द पर काबू रखता है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कुणाल को अपनी तरफ जिया आती हुई दिखाई देती है। जिया के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज के लिए घबरा रही हो। जिया किस वजह से परेशान था? क्या उसे फिर से कोई लेटर आया था या फिर वो कुणाल के लिए ही परेशान थी? शक्ति का पास्ट क्या था? क्या वो सच में एक गुंडा था? शक्ति के पास्ट के बारे में कुणाल को पता है तो क्या शक्ति कुणाल को कुछ करने की कोशिश करेगा? क्लोज। शक्ति गुस्से में कुणाल के पेट में घुटना मार देता है और वहां से चला जाता है। कुणाल के पेट में पहले से ही बहुत चोटें लगी होती है, जिस वजह से शक्ति का घुटना खाते ही कुणाल के पेट में दर्द मारने लगता है। कुणाल अपने पेट को पकड़े वहां पर खड़ा ही होता है, तभी वहां पर जिया आती है। जिया के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही होती है। जिया ने अपनी मीठी आवाज से कुणाल को कहा, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? जिया की बात सुनकर कुणाल ने कहा, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी जिया ने एक पल ठहरकर उदास होते हुए कहा, मैं शक्ति को कभी भी अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ये मेरी कंपनी का बॉडीगार्ड है। मैंने उन्हें मना भी किया था और कहा था कि इसकी जगह किसी और को भेज दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। शक्ति सभी के साथ गुस्से में बात करता है और सभी को डराता रहता है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। जिस पर कुणाल ने कहा, तुम कुछ क्यों नहीं कर सकती? तुम तो एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारी बात तो उन्हें मानी ही चाहिए। जिया ने कुणाल को जवाब देते हुए कहा, सेलिब्रिटी की लाइफ वैसी नहीं होती जैसी लोग सोचते हैं, उन्हें भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे कुछ पर्सनल रीजन है जिस वजह से मैं शक्ति को अपने बॉडीगार्ड की पोस्ट से हटवा नहीं सकती। जिया तभी एक पल के लिए शांत होकर कुणाल को देखने लगती है। जिया को इस तरह देख कुणाल ने जिया से कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर जिया ने कहा, तुम्हारे बराबर का मेरा एक छोटा भाई है और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम भी मेरे बराबर की एज के ही हो। तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो ना? मैंने सही कहा ना? तुम स्कूल में पढ़ते हो ना? बताओ ना तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कुणाल ने जिया को बताने से मना करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता हूँ। कुणाल की बात सुनकर जिया उससे वो सवाल दोबारा नहीं पूछती है। तभी उस जगह पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर ने वहां पर आते ही जिया से कहा, मैम चलिए, आपके शूट का वक्त हो गया है। जिस पर जिया ने कहा, तुम चलो, मैं बस आ ही रही हूँ। जिया की बात सुन मैनेजर वहां से चला जाता है। तभी जिया ने कुणाल की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, यहाँ सिर्फ एक छोटा सा शूट होने वाला है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ होगी, तुम रिलैक्स रहकर आसपास की जगह पर घूम लो। इतना कहकर जिया वहां से जाने लगती है। जिया की बात सुनकर कुणाल बिल्कुल शांत खड़ा उसे ही देख रहा होता है। कुणाल के चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं थे। कोई भी नहीं बता सकता था कि कुणाल क्या सोच रहा है। फिर कुणाल भी वहां से जिया के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा इंडस्ट्री में अपने ऑफिस में बैठी कनक कुणाल के बारे में ही सोच रही होती है। कनक के सामने रवि खड़ा था। कनक ने रवि से परेशान होते हुए कहा, वो वहां पर सही वक्त पर पहुंच तो गया होगा ना, और तुम्हें क्या लगता है क्या वहां पर वो कोई तमाशा होगा? कनक की बात सुनकर रवि के साफ समझ में आ रहा था कि वो कुणाल को लेकर परेशान थी और इसी बात से रवि बहुत हैरान होता है, लेकिन वो अपनी हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने देता है। रवि ने कुणाल के बारे में बताते हुए कनक से कहा, कुणाल अपने वक्त पर स्टूडियो पर पहुंच गया था और उसे वहां पर कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, बस जिया कौशिक के ऊपर नज़र रखनी है। और मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि जिया कौशिक के पास पहले से ही एक एक्सपर्ट बॉडीगार्ड है और मुझे नहीं लगता उसके होते हुए कुणाल को कोई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। रवि की बात सुनकर कनक ने कुछ सोचकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड आज तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाया जो जिया को परेशान कर रहा है। जिस पर रवि ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिया कौशिक के फेमस सेलिब्रिटी है और ऐसी सेलिब्रिटी के लिए इस तरह के लेटर आते रहते हैं।
जिन सेलिब्रिटी के पास दुनिया के बेस्ट बॉडीगार्ड भी होते हैं वे इस तरह के लेटर आने को कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आने से रोक नहीं सकते। रवि की बात सुनने के बाद कनक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात तो सही है, जिया एक सेलिब्रिटी है तो उसे इतना तो झेलना ही पड़ेगा, और रही बात कुणाल के काम की तो जिया के बॉडीगार्ड के होते हुए उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर रवि ने भी यही कहा, आपने सही कहा है, कुणाल के लिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा, उसके लिए तो वो काम बहुत ही आसान होगा। जिस पर कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसीलिए तो कुणाल को ये काम दिया है क्योंकि यह बहुत ही आसान है। मैं जानती थी कि वो ज़्यादा दिनों तक आराम नहीं करेगा और जल्द ही ट्रेनिंग पर आना शुरू कर देगा, और इसीलिए मैंने उसे ये पार्ट टाइम जॉब दे दी ताकि वो बिजी रहे, पर उसके लिए ये काम बहुत ही आसान होगा क्योंकि इस काम में उसके लायक कोई चीज़ नहीं होगी, ना ही कोई एक्शन और ना ही फाइट, तो उसे वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, वो वापस आकर मुझे इस काम के लिए कंप्लेन करेगा। जिस पर रवि ने तुरंत कहा, कुणाल ऐसा लड़का नहीं है जो अपने काम के लिए कंप्लेन करे, उसे जैसा काम मिलता है वो बिना कंप्लेन के कर लेता है, भले ही यह काम आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस बारे में आकर आपसे एक बार भी कहेगा। रवि की बात सुनकर कनक हैरान हो जाती है। कनक ने फिर मुस्कुराकर रवि से कहा, लगता है तुम उसे अच्छे से पहचाने लगे हो, लेकिन जब तुमने कह ही दिया है कि यह काम कुणाल के लिए बहुत आसान है तो अब मुझे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो में जिया का शूट चल रहा होता है और शक्ति एक जगह पर खड़ा होकर जिया के ऊपर नज़र रख रहा था। तभी शक्ति ने अपने आसपास कुणाल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुणाल उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। शक्ति ने गुस्से में अपने मन ही मन कहा, वो बच्चा इस वक्त अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ पर है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे लगता है कि बॉडीगार्ड बनना कोई खेल है, लेकिन मैं उसका सारा खेल निकाल दूंगा। शक्ति अभी ये सोच ही रहा होता है कि कुणाल उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है और शक्ति को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। शक्ति फिर अचानक से जैसे ही अपनी साइड में देखता है तो कुणाल को देखकर वो हैरान हो जाता है। कुणाल को देखकर शक्ति ने हैरानी में अपने मन में कहा, ये यहाँ पर कब आकर खड़ा हो गया और मुझे इस बात का पता कैसे नहीं चला। शक्ति ने फिर खुद को शांत करके कुणाल से कहा, तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ पर गए थे? कुणाल इस वक्त जिया की तरफ ही देख रहा होता है और उसने उसकी तरफ देखते हुए शक्ति से कहा, मैं आसपास की जगह की जांच कर रहा था, मैं देख रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। शक्ति जब देखता है कि कुणाल ने उसकी बात का जवाब बिना उसकी तरफ देख ही दिया है तो उसे गुस्सा आ जाता है। शक्ति ने गुस्से में कुणाल से कहा, तुझे इस एरिया की जांच करने के लिए किसने कहा? मैं तुझे पहले भी बता चुका हूं कि तुझे सिर्फ मुझे देखना है, अगर तू इसी तरह अपना दिमाग चलाता रहेगा तो तेरे लिए सही नहीं रहेगा। कुणाल शक्ति की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और बस जिया को देखे जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि कुणाल जिया के ऊपर नज़र रख रहा है। शक्ति भी कुणाल को आगे कुछ नहीं कहता है और पहले की तरफ ही जिया के ऊपर नज़र रखने लगता है। कुछ देर बाद जिया का शूट पूरा हो जाता है और सभी रिलैक्स हो जाते हैं। जिया वहां से जाने लगती है और बाकी सभी भी अपने अपने काम में लग जाते हैं, और जिनके पास कोई काम नहीं होता वो भी घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज़ आती है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इस वक्त किसी को घर नहीं जाना है, कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आने वाली है और आप सबकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये बात सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई होती है। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कुणाल की ही होती है, और कुणाल की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिया भी हैरानी से कुणाल को देखने लगता है, और अगर वहां पर सबसे ज्यादा हैरान कोई था तो वो शक्ति ही था। शक्ति कुणाल की इस हरकत से हैरानी भी था और साथ ही में उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। शक्ति कुणाल को कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी जिया ने उसे चिल्लाकर कहा, कुणाल ये सब क्या है? तुमने इन सभी को जाने से क्यों रोका, और ऐसा क्या हुआ जो तुमने यहाँ पर पुलिस बुला ली? जिया की बात सुनकर कुणाल ने एक पल ठहरकर अपनी जेब से एक चीज़ बाहर निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, क्योंकि मुझे ये मिला है, यह एक मिनी कैमरा है जो मुझे तुम्हारे मेकअप रूम में छिपा मिला है। कुणाल की बात सुनकर जिया हैरान हो जाती है। मैनेजर और शक्ति भी हैरानी से कुणाल के हाथ में मौजूद मिनी कैमरा देखने लगता है। कुणाल की बात सुनकर वे तीनों ही नहीं बल्कि स्टूडियो में मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे और सभी आपस में इसी बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिया ने परेशानी में कुणाल से कहा, क्या तुम्हें पता है ये कैमरा मेकअप रूम में किसने लगाया होगा? वो कौन है? मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये बात जानने के लिए जिया के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उसे कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका कारण समझना बहुत आसान भी है, क्योंकि जिस इंसान ने ये कैमरा छिपाया होगा वही इंसान जिया को परेशान करता है, और अगर एक बार जिया को उस इंसान के बारे में पता चल गया तो वो इंसान जिया को कभी दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा और जिया उसे सजा भी दिलवा सकती है। जिया बेसब्री से कुणाल के जवाब का इंतजार कर रही होती है। तभी कुणाल ने कहा, मैंने स्टूडियो में मौजूद सभी कैमरा को चेक किया है, लेकिन मेकअप रूम में एक भी कैमरा नहीं है, तो अभी तक इस बात का पता नहीं चला है। लेकिन जिसने भी ये कैमरा लगाया है वो अभी तक इस कैमरा को वापस लेने के लिए मेकअप रूम में नहीं गया है, और इसका मतलब यह है कि वो इंसान जिसे ये कैमरा लगाया है वो यहाँ पर मौजूद है, और इन सभी लोगों में से ही वो एक इंसान है।
कुणाल की बात सुनकर जिया और वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग उसे हैरानी से सुने जा रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे कुणाल के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति ही था। शक्ति ने गुस्से में कुणाल को देखते हुए कहा, ये लड़का तो इस तरह मेरे ऊपर सवाल खड़े करवा देगा, सभी लोग मुझसे कहेंगे कि मैं एक एक्सपर्ट बॉडीगार्ड होकर भी ये कैमरा ढूंढ नहीं पाया, लेकिन इसने मुझे इसके बारे में एक बार भी नहीं बताया, इसे सबक तो सिखाना ही होगा। तभी शक्ति ने अपने गुस्से को कम करते हुए कुणाल से कहा, क्या तुम्हें इस बारे में हमें पहले ही नहीं बताना चाहिए था? जिस पर कुणाल ने जवाब देते हुए कहा, जिया अब मेकअप रूम में वापस नहीं जाने वाली थी तो मुझे लगा कि बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और अगर मैं इस बारे में उसे बता देता तो वो ठीक से शूटिंग नहीं कर पाती, बस इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कुणाल के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर शक्ति को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुणाल के ऊपर अपना गुस्सा यहाँ पर नहीं उतार सकता था। शक्ति कुणाल की तरफ उसके हाथ से कैमरा लेने के लिए जाता है। ये कैमरा तुम मुझे दो, आगे का मैं सब कुछ खुद देख लूंगा, तुम्हें इसमें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शक्ति कुणाल के हाथ से कैमरा छीनने लगता है, लेकिन कुणाल कैमरा को शक्ति को नहीं देता है और उसे अपने पास ही रखता है। कुणाल की इस हरकत से शक्ति का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा होता है। शक्ति ने गुस्से में कुणाल से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से चुपचाप कैमरा दो। शक्ति की बात सुनकर कुणाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये कैमरा तुम्हें नहीं दूंगा, ये कैमरा मैं सिर्फ जिया को दूंगा या फिर पुलिस को, उसके बाद वे इस कैमरा का क्या करेंगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। कुणाल की बात सुनकर शक्ति को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा दिखाने की बजाय जिया की तरफ देखता है और कहता है, आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे ये कैमरा चाहिए, तो क्या मैं इस कैमरा को ले सकता हूँ? शक्ति की बात सुनकर जिया ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये कैमरा इसे ही दे दो। जिया के इतना कहने की ही देर थी कि शक्ति कुणाल के जवाब का इंतजार भी नहीं करता है और कुणाल के हाथ से वो कैमरा छीन लेता है। शक्ति की इस हरकत से जिया को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शक्ति से कुछ भी नहीं कह सकती है। तभी शक्ति ने कुणाल के कान के पास आकर कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इतना कहकर शक्ति वहां से अकेले में चला जाता है। शक्ति के जाते ही कुणाल भी उसके पीछे अकेले में बात करने के लिए चला जाता है। उन दोनों को अकेला बात करते हुए जाते देख जिया थोड़ी परेशान हो जाती है। जिया ने परेशानी में खुद से कहा, पता नहीं अब वो कुणाल के साथ क्या करेगा। कुणाल को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। जिया कुणाल के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है, और क्या कुणाल अब उस इंसान को पकड़ लेगा जो जिया को परेशान कर रहा है? क्या अब से जिया को कोई भी परेशानी नहीं होगी? कुणाल और शक्ति अकेले में क्या बात करेंगे? क्लोज। कुणाल और शक्ति अकेले में बात करने के लिए सभी से दूर चले जाते हैं। शक्ति अकेले में आते ही गुस्से में कुणाल से कहता है, जब तुम्हें ये कैमरा मिला था तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। शक्ति की बात सुनकर कुणाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, वैसे भी जब तुमने तो कहा था कि तुम मेकअप रूम को चेक कर चुके हो, तो तुम्हें ये कैमरा कैसे नहीं मिला? कुणाल की बात सुनकर शक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। शक्ति ने गुस्से में कुणाल से कहा, मतलब जब तुम्हें ये कैमरा सुबह ही मिल चुका था जब तुम रूम को चेक कर रहे थे? जिस पर कुणाल हमें अपना सर हिला देता है। तभी शक्ति ने गुस्से में कहा, मतलब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तुम ये दिखाना चाहते हो कि मुझे इस कैमरा के बारे में पता था लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। शक्ति की बात पर कुणाल कुछ भी नहीं कहता है। तभी शक्ति ने ही आगे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी सोचना हो तुम सोचो, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग में इतना तो सिखाया होगा कि ड्यूटी के वक्त तुम्हें अगर किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है तो उसके बारे में तुम्हें सबसे पहले अपने टीम लीडर को बताना चाहिए, ना कि खुद ही टीम लीडर बन जाना चाहिए। जिस पर कुणाल ने शांति से कहा, लेकिन तुम मेरे टीम लीडर नहीं हो और इस वक्त यहाँ पर कोई भी मेरा टीम लीडर नहीं है, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल की बात सुनकर शक्ति को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और शक्ति उसके ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, तेरी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। लेकिन तभी कुणाल ने शक्ति के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ लड़ाई करोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। कुणाल की बात सुनकर शक्ति उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और गुस्से में उससे कहता है, तुझे लग रहा है कि अगर तुम शर्मा इंडस्ट्री के बॉडीगार्ड हो तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये तेरी भूल है। तभी शक्ति ने वहां से जाते हुए कुणाल से गुस्से में कहा, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तू फिर कभी बॉडीगार्ड का काम नहीं करेगा। इतना कहकर शक्ति वहां से बाकी सभी के बीच में फिर से चला जाता है और फिर कुणाल भी उसके पीछे वहां पर आ जाता है। कुणाल वहां पर आने के बाद देखता है कि पुलिस उस जगह पर आ गई है और वो सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस कुणाल से भी पूछताछ करती है और कुणाल उन्हें सब कुछ डिटेल में बता देता है। घंटों तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जिया वहां से चली जाती है। शक्ति और कुणाल भी जिया के साथ ही वहां से जाने लगते हैं। जिया स्टूडियो से घर शक्ति की कार में जाती है। जिया कार में अगली सीट पर बैठी होती है। कुणाल और शक्ति दोनों पीछे और कार को मैनेजर चला रहा होता है।
जिया ने कार में बैठे हुए उदासी से कहा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला और न ही वे उस आदमी को ढूंढ पाए जिसने वो सीमारा लगाया था। जिस पर मैनेजर ने जिया को समझाते हुए कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस जल्द ही उस इंसान को ढूंढ लेगी जिसने ये हरकत की थी। तभी जिया ने उदासी में बाहर का नज़ारा देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस उस इंसान को ढूंढ पाएगी। पुलिस तो हमारी बात पर ध्यान भी नहीं दे रही थी, बल्कि उन्होंने तो कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर सेलिब्रिटी के रूम में इस तरह के कैमरा मिल ही जाते हैं। जिस पर शक्ति ने जिया को शांत करने के लिए कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि वो कैमरा वहां पर किसने छुपाया है। शक्ति की बात का जिया पर कोई असर नहीं होता है, बल्कि जिया तो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देती है। अपनी बात को इस तरह नज़रअंदाज होते देख शक्ति भी दोबारा जिया से कुछ नहीं कहता है और कुणाल भी पूरे रास्ते चुपचाप बैठा हुआ ही आता है। कुछ ही देर में वे तीनों जिया के घर के सामने भी आ जाते हैं और जिया के साथ बाकी तीनों भी कार से उतर जाते हैं। जिया का घर बहुत ही आलीशान था, वो देखने में बहुत बड़ा और खूबसूरत था, देखने से ही लग रहा था कि वो घर बहुत ज़्यादा महंगा है। जिया उन तीनों से बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली जाती है और वे तीनों उसके घर के अंदर ना जाने तक उसे ही देखते रहते हैं। तभी मैनेजर ने कुणाल से कहा, चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। जिस पर कुणाल ने उसे मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। कुणाल की बात सुनकर मैनेजर भी उसके साथ जिद नहीं करता है और शक्ति के साथ वहां से चला जाता है। मैनेजर और शक्ति के वहां से जाने के बाद कुणाल जिया के घर को ध्यान से देखता है और उसके घर के आसपास की जगह को भी ध्यान से देखने लगता है। जिया के घर को ध्यान से देखने के बाद कुणाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जिया अपने घर से अपने कपड़े बदलकर और चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर आती है। जिया उन कपड़ों में पहचान में तो नहीं आ रही थी और उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी वो देखने में पहले जितनी ही खूबसूरत लग रही होती है। जिया अपने आसपास देखती है और जब उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है तो वो छुपकर वहां से जाने लगती है। जिया अभी अपने घर से ज़्यादा दूर भी नहीं गई थी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हूँ। उस आवाज़ को सुनकर जिया घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि वो अब क्या करे। जिया जल्दी से पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे कौन है। असल में उसके पीछे पीछे कोई और नहीं बल्कि कुणाल होता है। कुणाल को देखकर जिया हैरान हो जाती है। जिया ने हैरानी में कुणाल से कहा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने घर क्यों नहीं गए। जिस पर कुणाल ने कहा, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और इस वक्त मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। कुणाल की बात सुनकर जिया ने हैरानी में कहा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो पहले ही खत्म हो गई थी, तो तुम्हें उसी वक्त अपने घर चला जाना चाहिए था, और अगर तुम अपने घर नहीं गए तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी फिक्र करेंगे। जिस पर कुणाल ने कहा, मैंने अपने घर पहले ही कह दिया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगा, तो उन्हें मेरी फिक्र नहीं होगी। जिया फिर कुणाल से आगे कोई सवाल नहीं पूछती है और आगे की तरफ जाने लगती है। कुणाल भी जिया के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है, जिस वजह से जिया को अजीब लग रहा होता है। तभी जिया ने कुणाल से कहा, मैं इस वक्त आइसक्रीम लेने के लिए एक शॉप पर जा रही हूँ, क्या मैं जा नहीं सकती। जिस पर कुणाल ने कहा, क्या मैंने तुम्हें रोका है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर जिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुणाल को अपने साथ लेकर एक आइसक्रीम शॉप पर आ जाती है और अपने लिए एक आइसक्रीम ले लेती है। तभी जिया ने कुणाल से कहा, कुणाल तुम्हारे लिए कौन सा फ्लेवर लूं। जिस पर कुणाल ने उसे मना करते हुए कहा, मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूं और ड्यूटी के वक्त मैं कुछ भी खा नहीं सकती। कुणाल की बात सुनकर जिया ने उससे हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी लड़की को मना नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं खुद ही एक फ्लेवर लेती हूँ। इतना कहकर जिया कुणाल के लिए एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम ले लेती है और कुणाल को दे देती है। कुणाल बिना कुछ कहे उसके हाथ से आइसक्रीम ले लेता है और खाने लगता है। जिया फिर कुणाल के साथ वहां से आइसक्रीम खाते हुए जाने लगती है। जिया ने चलते हुए कुणाल से कहा, मुझे इस शॉप की आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आती रहती हूँ। कुणाल जिया की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, बस अपनी आइसक्रीम खाने में लगा होता है। तभी जिया ने एक पल ठहरकर आगे कहा, मैं ऐसा रोज नहीं करती, तभी करती हूँ जब मैं उदास होती हूँ, और आज जो हुआ उसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं आइसक्रीम खाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी तुमने पीछे से आकर मुझे डरा दिया। जिस पर कुणाल ने कहा, मैंने तुम्हें डराया नहीं था, बल्कि मैं तो अपना काम कर रहा था। जिस पर जिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम तो अपना काम कर रहे थे। वैसे तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा कि मैं छोटी सी उम्र से ही मॉडलिंग करने लगी थी। उस वक्त मेरी उम्र यही करीब 9 या 10 साल होगी, मैं तब से मॉडलिंग कर रही हूँ, जब जाकर आज मैं इतनी फेमस हुई हूँ। जिया अपने बारे में कुणाल को बता रही होती है, लेकिन कुणाल को उसकी बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, वो तो बस अपनी आइसक्रीम खाने पर ही ध्यान दे रहा होता है। जिया की नज़र जब कुणाल पर पड़ती है, जो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, तब उसने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, तुम वो अकेले लड़के हो जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, वरना लोग तो मेरी एक नज़र के लिए भी तरसते हैं।
कुणाल को जिया की इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जिया ने कुणाल से पूछा, वैसे मेरे बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या क्या करते हो। जिस पर कुणाल ने तुरंत उसे इस बारे में बताते हुए कहा, मैं सुबह के वक्त स्कूल जाता हूं और स्कूल की छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए पीसी कैफ़े में चला जाता हूं, बस मैं इसके अलावा और कुछ खास नहीं करता। कुणाल की बात सुनकर जिया एक पल के लिए हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कुणाल उसे अपने बारे में बता देगा। सुबह जब भी जिया कुणाल से कुछ भी पूछती थी तो वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन अब उसने ये सब एक ही बार में बता दिया। तभी जिया ने हैरानी में कुणाल से कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन जब मैंने तुमसे ये बात सुबह पूछी थी तो तुमने जब क्यों नहीं बताया था। जिस पर कुणाल कुछ भी नहीं कहता है और जिया भी समझ जाती है कि कुणाल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला है। तभी जिया ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए पीसी कैफ़े में जाते हो, मैं भी पीसी कैफ़े में गेम खेलना चाहती हूँ, और वो भी तुम्हारे दोस्तों के साथ। जिया की बात सुन कुणाल ने उसे तुरंत मना करते हुए कहा, इस वक्त पीसी कैफ़े जाने सही नहीं होगा। जिया ने कुणाल को मनाने के लिए उसे कहा, प्लीज़ तुम आज मेरी बात मान लो, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। कुणाल ने जिया को फिर मना करते हुए कहा, मैं इस वक्त तुम्हें लेकर तो चला जाओ, पर क्या इस वक्त मेरे दोस्त मेरे कहने पर आएंगे। जिस पर जिया ने कहा, अगर तुम मेरा नाम लोगे तो जरूर आएंगे। जिया की बात सुनने के बाद कुणाल फिर उसकी बात मान जाता है और जीत को कॉल लगा देता है। कुणाल जीत को सारी बात बताता है और ये भी बता देता है कि उसके साथ जिया कौशिक है। कुणाल की बात सुनकर जीत बहुत खुश हो जाता है। जीत ने खुशी में कुणाल से कहा, तुम जल्दी आओ, मैं आरव और राघव को भी अभी बुलाकर लाता हूँ। जीत से बात करने के बाद कुणाल ने जिया से कहा, ठीक है, हम दोनों पीसी कैफ़े चल रहे हैं, मेरे दोस्त वहां पर जल्दी आने वाले हैं। कुणाल की बात सुनकर जिया खुश हो जाती है। तभी कुणाल ने कुछ सोचकर कहा, पर हम वहां पर जाएंगे कैसे, अगर हम पैदल गए तो हमें पीसी कैफ़े पहुंचने में ही बहुत वक्त लग जाएगा। जिस पर जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरी कार में चलते हैं। कुणाल फिर जिया को उसकी कार में पीसी कैफ़े में लेकर चला जाता है। वहां पर जीत ने पहले से ही राघव और आरव को भी बुला लिया था। वे तीनों जैसे ही जिया को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उन तीनों में से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो जीत था। जीत जिया का बहुत बड़ा फैन था और जिया को अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी खुशी समाई नहीं जा रही होती है। तभी जीत ने खुश होते हुए जिया से कहा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिया कौशिक खड़ी है। तभी जिया ने उन तीनों से कहा, वैसे अगर तुम तीनों मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे तो सही रहेगा। वैसे भी मैं कुणाल की दोस्त हूं और कुणाल तुम्हारा दोस्त है, मतलब तुम भी मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें मेरे साथ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जिया के मुंह से खुद को दोस्त सुनकर जीत तो खुशी के मारे चुलने लगता है, जहां राघव उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि जीत पागलों की तरह हरकत कर रहा था। जिया को अपने सामने देखकर जीत इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो क्या कर रहा है इस बात पर खुद उसका भी ध्यान नहीं जा रहा होता है। तभी राघव ने जिया से कहा, हमें माफ करना कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन तुम इसके लिए बुरा मत मानना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, जिस वजह से तुम्हें अपने सामने देखकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। राघव की बात सुनकर जिया ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं समझ सकती हूँ। तभी राघव ने सबका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, वैसे अभी तक हमने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया है, मेरा नाम राघव है, ये जीत, ये आरव और कुणाल को तो तुम जानती ही हो। क्या कुणाल का जिया को पीसी कैफ़े में लाने का फैसला सही साबित होगा? क्लोज। कुणाल जिया को अपने साथ पीसी कैफ़े में अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए जाता है। जिया को देखकर राघव और आरव भी बहुत खुश हो गए थे और जीत की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वे सभी गेम खेलने के बाद थक जाते हैं और उन्हें भूख भी लग रही होती है, इसीलिए वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर बैठकर खाने खाने लगते हैं। तभी जीत ने जिया को देखते हुए खुशी से कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने आज तुम्हारे साथ गेम खेला है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस पर जिया ने कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी के साथ पीसी कैफ़े में बैठकर गेम खेलूंगी। तभी जीत ने जिया की तारीफ करते हुए कहा, राघव बिल्कुल सही कह रहा था, तुम रियल लाइफ में देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आरव ने भी जीत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये जीत बिल्कुल सही कह रहा है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। राघव ने भी जिया की तारीफ करते हुए कहा, और तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, दूसरे सेलिब्रिटी तो आम लोगों से ठीक से बात भी नहीं करते, लेकिन तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। उन तीनों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जिया मुस्कुरा रही होती है। तभी जिया ने कहा, अच्छे तो तुम भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब मैं गेम खेल रही थी तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे थे। जिस पर आरव ने तुरंत कहा, इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम खेलती ही इतना बुरा हो। तभी राघव ने भी उसकी इंसल्ट करते हुए कहा, तुम तो कुणाल से भी बुरा खेलती हो, तुम्हारा लेवल अब तो कुणाल के भी कई साल बाद होगा।
तभी जीत ने भी तुरंत कहा, अगर मैं तुम्हें सलाह दूं तो तुम किसी से भी मत कहना कि तुम्हें गेम खेलने आता है या फिर तुम्हें गेम पसंद है, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे साथ गेम खेला तो उनकी समझ में आ जाएगा कि तुम पे गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम्हें तो कुणाल की बराबरी पर आने भी बहुत वक्त लग जाएगा, तो गेम खेलने की बात तो छोड़ ही दो। उन तीनों के मुंह से अपनी इतनी इंसल्ट सुनने के बाद जिया को शर्म आने लगती है। वही कुणाल को उन तीनों की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो आराम से अपना खाना खा रहा होता है। जिया को शर्माते देख उन तीनों को भी अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने जिया की कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर दी है। तभी उन तीनों ने जिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। उन तीनों की बात सुनकर जिया एक पल के लिए शांत रहती है और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगती है। जिया को हंसते देख वे तीनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। उन तीनों की समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी इंसल्ट के बाद भी जिया इतना खुश क्यों हो रही है। तभी जिया ने अपने हंसी को रोकते हुए कहा, तुमने जिस तरह से मुझसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी मुझसे इस तरह बात नहीं करता है जिस वजह से मुझे अलग लगता है, लेकिन तुम सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं है उस चीज़ में अगर हमारी इंसल्ट भी हो रही हो तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिया की बात सुनकर उन तीनों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वे तीनों तो गिल्टी फील करने लगे थे। वे सभी कुछ देर और बात करते हैं। जिया और कुणाल फिर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जीत जिया की सबके साथ एक सेल्फी लेता है। सेल्फी लेने के बाद जीत ने जिया से कहा, वैसे क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो। जिस पर जिया ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर अपना पेन लेकर नहीं आई हूँ। जिस पर जीत ने अपनी जेब से पेन निकालते हुए कहा, जब मुझे कुणाल ने तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं तभी एक पेन लेकर आ गया था। जीत के हाथ से पेन देखकर राघव ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम्हारे पास और पेन हो ही नहीं सकता, तुम जिया से ऑटोग्राफ लेने के लिए दुकान पर से जाकर नया पेन लेकर आए थे ना। जिस पर जीत ने चिढ़ते हुए राघव से कहा, तू मुझे अपने जैसा मत समझ। तभी जिया जीत के हाथ से पेन करने के लिए ऑटोग्राफ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जीत के पास कोई भी पेपर नहीं था। तभी जिया ने जीत से कहा, मैं ऑटोग्राफ तो दे दूं, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे मुझे ऑटोग्राफ देना कहाँ है। जिया की बात सुनकर जीत परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। तभी राघव ने आगे आते हुए कहा, क्यों ना तुम हमारी शर्ट पर हमें ऑटोग्राफ दे दो। राघव की बात सुनकर जिया कुछ कह पाती तभी जीत ने खुशी से उसे कहा, यार तू तो बहुत समझदार है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा आइडिया दोगी। जिया भी फिर जीत की शर्ट पर ऑटोग्राफ दे देती है। साथ ही मैं आरव और राघव भी उससे अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेते हैं। और जैसे ही जिया कुणाल को ऑटोग्राफ देने लगती है तो कुणाल ने उसे मना करते हुए कहा, ये कोट पैंट मेरा नहीं है, मुझे ये शर्मा इंडस्ट्री की तरफ से मिला है और मैं इसे गंदा नहीं कर सकता। कुणाल की बात सुनकर जिया उसे आगे कुछ नहीं कहती है और बाकी तीनों से मिलकर वहां से जाने लगती है। तभी कुणाल कार में बैठकर उसे चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जिया ने कहा, कार से उतरो। जिया की बात सुनकर हैरान होता है और वो नीचे उतर भी जाता है। कुणाल ने नीचे उतरकर कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है। जिस पर जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कार मैं चलाकर ले जाऊंगी। तभी कुणाल ने कहा, लेकिन काफ़ी रात हो रही है, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो। क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो, अब तो कार मैं ही चलाकर ले जाऊंगी। जिया ने कुणाल की बात को बीच में काटकर गुस्से से कहा। कुणाल जिया के साथ जिद नहीं करता और उसकी बात मान जाता है। जिया कार को लेकर वहां से चली जाती है। जिया ने कार चलाते हुए कुणाल से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि शर्मा इंडस्ट्री ने जिस लड़के को मेरा बॉडीगार्ड बनाकर भेजा है वो एक स्कूल का बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता है। जिया की बात पर कुणाल कुछ नहीं कहता। तभी जिया ने आगे कहा, पर जो भी हो तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आया। अगर तुम्हारी जगह शक्ति होता तो मैं इस तरह कभी भी किसी के साथ गेम नहीं खेल पाती, क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता है। मैं पहली बार किसी के साथ पीसी कैफ़े में गेम खेली हूँ। भले ही मेरे पास बहुत सारे गेम हैं और मैं घर पर भी गेम खेलती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे जितना मज़ा आया है उतना मज़ा मुझे पहले कभी भी नहीं आया था। जिया की बात सुनने के बाद कुणाल ने शांति से कहा, गेम तो हम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, तो तुम अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम क्यों नहीं खेल लेती। वे गेम तो हम घर बैठकर भी खेल सकते हैं। जिया ने उदासी से कुणाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं छोटी सी उम्र से ही मॉडलिंग कर रही हूँ और तब से ही मैंने सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया है और इसी चक्कर में मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया था, लेकिन वो धोखेबाज निकला। जिस दिन के बाद से ही मैं किसी और को अपना दोस्त नहीं बना पाए। अपने बारे में बताते हुए जिया के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन तभी जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम बॉडीगार्ड क्यों बने। तुम तो एक स्कूल के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें बॉडीगार्ड बनने की क्या ज़रूरत थी। कुणाल ने जिया को बताते हुए कहा, असल में कुछ ही दिनों में मेरी बहन का जन्मदिन आने वाला है, तो मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूं और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से मैंने कुछ समय के लिए बॉडीगार्ड की जॉब करने के बारे में सोचा।
कुणाल की बात सुनकर जिया ने कहा, तुम्हारी बहन कितनी लकी है जो तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, मेरा तो कोई ऐसा भाई भी नहीं है जो मेरे लिए ये सब कर सके। तभी कुणाल ने जिया से सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे कहा था कि मेरी उम्र तुम्हारे भाई के पास ही है, तो तुम अब ये क्यों कह रही हो तुम्हारा कोई भाई ही नहीं है। कुणाल की बात सुनकर जिया फिर से उदास हो जाती है। जिया ने उदासी से कहा, मैं इतने वक्त से अकेली हूं कि मैं भूल ही गई मेरा एक भाई भी है। जिया ने फिर से अपनी उदासी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाते हुए कहा, इस वक्त रात कुछ ज्यादा ही हो गई है, तुम मुझे अपने घर के बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। जिस पर कुणाल ने उसे तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, पहले तुम घर जाओगी, उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर जिया ने उसके साथ जिद करते हुए कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो क्या कितनी रात हो रही है, तुम अपने घर कैसे जाओगे, मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। कुणाल ने जिया को देखते हुए कहा, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तो तब तक तुम अपने घर नहीं चली जाती। मैं अपने घर नहीं जा सकता, पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊँगा। जिस पर जिया ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम अपने घर ध्यान से चले जाना और तुम चाहो तो मेरी कार को लेकर भी घर जा सकते हो। जिया की बात सुनकर कुणाल भी अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर जिया अपने घर पर भी पहुंच जाती है। जिया जैसे ही कार से निकलती है तो उसे अपने घर के सामने एक ब्लैक कोट पैंट पहना आदमी दिखाई देता है। उस आदमी की हाइट 5'9" थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी एक बॉडीगार्ड हो। उस आदमी से कुछ दूरी पर एक लग्जरी कार भी खड़ी होती है। उस आदमी को देखकर जिया थोड़ी घबरा रही होती है। तभी कार के अंदर से कुणाल बाहर निकल कर आता है। कुणाल को कार से बाहर देख जिया ने उसे कहा, तुम अब अपने घर जा सकते हो, मैं इस आदमी को जानती हूं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिया की बात सुनकर कुणाल उसके चेहरे की तरफ देखता है जहां उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। कुणाल ने अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए जिया से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूं और तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही मेरी ड्यूटी है, तब तक तुम घर नहीं चली जाती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूं। कुणाल की बात का जिया कोई जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उस आदमी ने जिया से कहा, मैम आपको आने में काफ़ी वक्त लग गया, सर बहुत देर से अपना इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर जिया ने कुणाल की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा ना मैं इन्हें जानती हूं तो तुम्हें घर चला जाना चाहिए। इतना कहकर जिया उस लग्जरी कार की तरफ जाने लगती है और कुणाल भी उसके साथ ही उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी उस बॉडीगार्ड ने कुणाल को रोकते हुए कहा, तुम्हें एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या? मैम ने कहा वो हमें जानती है तो तुम चुपचाप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? देखो अभी तुम एक बच्चे ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बड़ों का मामला है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। वही जिया उस लग्जरी कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ जाती है। कार के अंदर सिर्फ एक लड़का बैठा होता है, उसके सिवाय कार को कोई दूसरा इंसान नहीं था। जिया कार में जाकर उसके साइड में बैठ जाती है। जिया के कार में बैठते ही उस लड़के ने कहा, क्या तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो? तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रही हो और ना ही मेरे किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही हो। मैं जानता हूं तुम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और तुम बहुत बिजी रहती हो, लेकिन तुम इतनी भी बिजी नहीं हो कि मेरे कॉल का आंसर भी ना कर सको। उस लड़के की बात सुनकर जिया ने उसे गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे कॉल का आंसर क्यों दूं? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। राज तुम अपने काम से काम रखो। जिया की बात सुनकर राज ने हंसते हुए कहा, जिया मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम तो ये बात पहले से ही जानती थी कि मैं लड़कियों में कितना मशहूर हूँ, तो तुम्हें उनसे जलने की क्या जरूरत थी? राज की बात सुनकर जिया ने गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस लड़की के साथ रहते हो और किसके साथ नहीं, चाहे तुम पूरे वक्त लड़कियों के साथ रहो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया था, हम दोनों को अब एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने के लिए ही कार में आई थी, वरना मुझे तुमसे बात करने का मन भी नहीं है। इतना कहकर जिया कार का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन तभी राज उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खिंचता है और उसे गुस्से में कहता है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर तेरी बकवास सुनने के लिए आया हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुझे 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुझसे उस बारे में बात करने के लिए आया हूँ, तो चुपचाप मेरी बात सुन। राज यहाँ पर जिया से क्या बात करने के लिए आया था? क्या राज जिया को परेशान कर रहा था? राज और जिया के बीच में पहले क्या रिश्ता था? क्या राज ही जिया का पहला प्यार था? और अब कुणाल राज के साथ क्या करेगा? क्लोज। जिया से बात करने के लिए राज उसके घर के बाहर कार में बैठा होता है। जिया उस कार में जाकर बैठ जाती है और राज से बात करने लगती है। तभी जिया ने राज से कहा, हम दोनों के बीच में अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, तो तुम मुझे आज से बाद कभी भी कॉल मत करना, और हाँ अगर मुझसे मिलना है तो पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। अगर अगली बार तुम इसी तरह अपना मुंह उठाकर मेरे घर के बाहर आ गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। इतना कहकर जिया कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से राज उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दरवाजा खोलने से रोक देता है।
राज ने गुस्से में जिया से कहा, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी जैसी मॉडल को रातों रात गायब करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे मॉडलिंग के करियर को एक पल में बर्बाद कर सकता हूं और तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी। तुम्हारे परिवार वाले मरने के लिए तरसेंगे। राज की बात सुनकर जिया घबरा रही होती है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। तभी राज उसके ऊपर चढ़ने लगता है और एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम मुझसे बात करने की तमीज भूल चुकी हो। शायद तुम भूल गई मैं कौन हूं। मेरी वजह से ही तुम आज। राज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसकी कार का शीशा टूटा है और उस शीशे के कांच के टुकड़े राज की कमर पर जाकर लगते हैं। राज जिया के ऊपर था जिस वजह से जिया को चोट नहीं लगती है। राज अभी समझ नहीं पाया था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है। तभी उसे कोई पीछे से पकड़ता है और कार की खिड़की से बाहर निकालकर ही पीछे की तरफ फेंक देता है। राज को बहुत चोट लगती है और वो अपने होश भी नहीं संभाल पाता है। कार के अंदर जिया घबराई हुई बैठी होती है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। तभी उसकी नज़र कार के बाहर खड़े कुणाल पर जाती है जिसे देखकर वो शांत हो जाती है। तभी कुणाल ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, जिया अब तुम बाहर आ सकती हो, तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। कुणाल की बात सुनकर जिया जल्दी से बाहर आ जाती है। जिया ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी थी। तभी जिया की नज़र राज के ऊपर जाती है जो कि घायल नीचे पड़ा होता है। उसे देख जिया ने कुणाल से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम नहीं जानते ये कौन है। जिस पर कुणाल ने तुरंत कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तभी राज भी अपने आप को संभाल लेता है। राज ने कुणाल की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तू कौन है, क्या तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। राज की बात सुनकर कुणाल ने जिया के सामने खड़े होकर कहा, मैं जिया मैम का बॉडीगार्ड हूँ और इस वक्त तुम मेरे दुश्मन हो। कुणाल की बात सुनकर राज हैरानी से उसे देखने लगता है। तभी राज को अपने बॉडीगार्ड की याद आती है और वो उसकी तरफ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। राज का बॉडीगार्ड नीचे जमीन पर पड़ा होता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है। राज के बॉडीगार्ड ने उठने की कोशिश करते हुए राज से कहा, सॉरी सर, मैं इसे रोक नहीं पाया, ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे हरा नहीं सकता। तभी राज ने उठकर गुस्से में कुणाल से कहा, तू पछताएगा, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर सही नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राज का बॉडीगार्ड उठकर फिर जाकर कार में बैठ जाता है और राज को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। राज ने कार में बैठकर जिया को धमकी देते हुए कहा, अभी तो तुम्हें इस लड़के ने बचा लिया, लेकिन कल को तुम्हें कौन बचाएगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगा। राज की धमकी की वजह से जिया घबरा गई होती है और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। तभी जिया की नज़र कुणाल पर पड़ती है जो कि बिल्कुल शांत होता है। कुणाल को देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसने उसकी बात पर ध्यान भी ना दिया हो। कुणाल को शांत देखकर जिया भी खुद को शांत करती है। जिया ने खुद को शांत करके कुणाल से कहा, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जिस पर कुणाल ने तुरंत कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर जिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जिया अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसने कुणाल की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, थैंक यू कुणाल, मेरी इतनी मदद करने के लिए। इतना कहकर जिया अपने घर चली जाती है और फिर कुणाल भी उसके घर के सामने से चला जाता है। जिया घर में जाने के बाद भी घबरा रही होती है क्योंकि उसे कल की फिक्र हो रही थी। जिया जानती थी आज जो कुछ भी हुआ है राज उस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अगले दिन एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के अंदर एक ऑफिस में जिया बैठी होती है और उसके सामने राज और एक मोटा आदमी बैठा होता है। वही ऑफिस के बाहर कुणाल खड़ा जिया का इंतजार ही कर रहा होता है। तभी कुणाल के पास गुस्से में शक्ति आता है। शक्ति के साथ और भी बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं। शक्ति ने गुस्से में कुणाल से कहा, तुमने कल रात एक लड़के को क्यों पीटा, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, क्या तुम जानते हो कि वो इंसान जिसे तुमने कल पीटा है वो कौन था। शक्ति की बात सुनकर कुणाल ने एक पल ठहरकर शांति से कहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कौन है, वो जिया को परेशान कर रहा था और मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ और अगर वो मेरे सामने जिया को परेशान करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा। मैं कल रात सिर्फ अपनी बॉडीगार्ड की ड्यूटी निभा रहा था। कुणाल की बात सुनकर शक्ति को गुस्सा आ जाता है। शक्ति ने गुस्से में राज से कहा, तुम अपने आप को किसी फिल्म का हीरो समझते हो क्या, फिल्में थोड़ी कम देखा करो, ये असल जिंदगी है, यहाँ ऐसा नहीं होता जैसा कि फिल्मों में होता है। तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है, उसका नाम राज अरोड़ा है, वो अरोड़ा इंडस्ट्री का मालिक है और उसके पिता मनुराज अरोड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी के मालिक है। शक्ति ने एक पल ठहरकर आगे कहा, शायद तुम्हें नहीं पता है कि जिया के ऊपर मनुराज अरोड़ा ने अपना फंड लगाया हुआ है, लेकिन तुमने उनके बेटे पर हाथ उठाया है, अब तो वे तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे और मुझे लगता है कहीं वे जिया पर लगाया हुआ फंड ना वापस ले ले। तुम्हारी वजह से जिया अब आगे मॉडलिंग नहीं कर पाएगी, उसका सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम अपने आप को एक बॉडीगार्ड समझ रहे हो, लेकिन तुम ये बात भूल गए कि तुम यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग पर आए थे और तुमने अपनी भूल के चक्कर में जिया को बर्बाद कर दिया। इतना कहकर शक्ति वहां से कुणाल को कोसता हुआ चला जाता है। कुणाल अपनी शक भरी नजरों से शक्ति को वहां से जाता हुआ देखने लगता है। कुणाल को कुछ अजीब लग रहा होता है और अब उसे जिया की फिक्र भी होनी शुरू हो गई थी।
वही जिया अंदर ऑफिस में बैठी होती है। तभी मोटे आदमी ने जिया से कहा, जिया मैंने सुना कि कल तुम्हारी वजह से राज सर को चोट लगी है, तुम्हें इन्हें सॉरी बोलना चाहिए। उस मोटे आदमी की बात सुनकर जिया ने राज की तरफ देखते हुए कहा, सर क्या आपने मुझे यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए बुलाया है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा मैं इस इंसान से सॉरी बोलूंगी जो दूसरों के घर के बाहर बिना उनकी परमिशन के उन्हें परेशान करने के लिए आ जाता है। जिया की बात सुनकर वो मोटा आदमी घबरा जाता है। वही राज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। राज ने जिया को देखकर अपने मन ही मन कहा, इसके तेवर बदल गए हैं, क्या ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हो रहा है? मुझे उस लड़के का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी उस मोटे आदमी ने घबराते हुए जिया से कहा, जिया तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हूँ? तुम भी जानती हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारा स्टूडियो बंद हो सकता है और तुम्हारा करियर भी पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। तुम्हें सिर्फ सॉरी ही तो बोलना है, सॉरी बोलकर बात खत्म करो। उस मोटे आदमी की बात सुनकर जिया उससे गुस्से से देखती है और सॉरी बोलने की बजाय अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है। जिया की इस हरकत से उस मोटे आदमी और राज को भी समझ में आ गया था कि जिया सॉरी नहीं बोलने वाली है। तभी उस मोटे आदमी ने राज से सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी राज सर, आप जिया को माफ़ कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। जिया कुछ दिनों से परेशान है, कोई इसे बहुत परेशान कर रहा है जिस वजह से ये समझ नहीं पा रही है कि ये क्या कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी तकलीफ को समझेंगे। उस मोटे आदमी की बात सुनकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ मैंने इसे माफ़ किया, वैसे भी मैं इन छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। राज की बात सुनकर उस मोटे आदमी ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सर, मैं जानता था कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप जिया की बात का बुरा नहीं मानेंगे। जिया उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। तभी राज जिया के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखता है और जिया से कहता है, चलो इन पर जल्दी से साइन करो। अपने सामने उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर जिया हैरानी हो जाती है। जिया कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे। तभी उस मोटे आदमी ने कहा, जिया तुम इतना सोच क्यों रही हो, जल्दी से साइन कर दो। तुम तो जानती ही हो कि हमने तुम्हारा साथ उस वक्त दिया था जब तुम्हें कोई जानता भी नहीं था। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम्हें जल्दी से साइन कर देना चाहिए, ज़्यादा मत सोचो। उस मोटे आदमी की बात सुनकर जिया ने अपने मन में कहा, ये फिर से पहले की ही तरह कर रहे हैं। ये दोनों मेरे ऊपर प्रेशर डालकर मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं इन्हें मना करने की कोशिश करती हूँ तो ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जिया अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी राज ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उस बॉडीगार्ड को भी जॉब से बाहर निकालना है। कल वो कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहा था। राज की बात सुनकर जिया गुस्से में उसे देखने लगती है। जिया ने गुस्से में उसे देखते हुए खुद से कहा, मुझे लगा ही था ये कुछ ऐसी ही हरकत करेगा, लेकिन मैं इसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिया अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी उस मोटे आदमी ने कहा, सर निकलाना क्या है, हमने उस लड़के को जॉब से निकाल दिया है। आज के बाद से वो लड़का जिया के साथ कभी भी दिखाई नहीं देगा। उस मोटे आदमी की बात सुनकर जिया ने हैरानी में कहा, लेकिन आप कुणाल को उसकी जॉब से कैसे निकाल सकते हैं, वो भी इसके कहने पर? जिया की बात सुनकर उस मोटे आदमी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं उस लड़के को वैसे भी जॉब से निकालने ही वाला था। अगर राज सर ना भी कहते तो भी मैं उसे निकाल देता। मुझे शक्ति ने उसके बारे में बताया था कि वो लड़का उसे उसका काम ठीक से नहीं करने दे रहा है, वो उसके काम में मुश्किल खड़ी कर रहा है। जिया को अब उस मोटे आदमी पर गुस्सा आ गया था। जिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम कुणाल को जॉब से कैसे निकाल सकते हो? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी और जिस शक्ति ने कुणाल की शिकायत की है उससे तो आज तक कुछ भी नहीं किया गया, जबकि कुणाल ने अपने पहले ही दिन में एक कैमरा ढूंढ निकाला था। जिया को इतने गुस्से में देख वो मोटा आदमी बहुत हैरान भी था और घबराया हुआ भी। उसने जिया को आज से पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था और अब तो जिया गुस्से में उसे आप भी नहीं कह रही थी। उस मोटे आदमी की समझ में आ गया था कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बात उसके हाथ से निकल जाएगी। वो मोटा आदमी कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी राज ने जिया की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम उस लड़के के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? राज ने तभी एक पल शांत रहकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, कहीं तुम उस लड़के का नाम मेरे सामने इसीलिए तो नहीं ले रही हो क्योंकि तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? राज की बात सुनकर जिया एक पल के लिए घबरा जाती है। जिया ने तुरंत राज से कहा, वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर राज ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर ठीक है, क्योंकि तुम भी जानती हो कि कोई मेरी चीज़ के आसपास भी आए मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है। राज की बात सुनकर जिया ने गुस्से में अपने मन ही मन कहा, इसलिए तो मैंने इससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि ये मुझे किसी चीज़ की तरह देखता था, ये मुझ पर अपना हक जताता था और मुझे अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं करने देता था। इसके लिए मैं सिर्फ एक सामान थी, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। जिया अभी अपनी ही सोच में गुम होती है। तभी राज ने गुस्से में कहा, तुम आज उस लड़के को जॉब से निकाल रही हो। मैं उस लड़के को एक पल के लिए भी अपने सामने नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे उसकी सलेक से ही नफरत है।
राज के कहने पर क्या जिया सच में कुणाल को जॉब से निकाल देगी? जिया के कहने पर क्या कुणाल जॉब छोड़कर चला जाएगा? अगर कुणाल जॉब छोड़कर नहीं गया तो राज उसके साथ क्या करेगा? अगर कुणाल को जिया और राज के बीच की बात के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? क्लोज। जिया ऑफिस भी बैठी हुई राज और एक मोटे आदमी से बात कर रही होती है, जहां वे दोनों जिया को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहते हैं और वही राज ने जिया से कुणाल को जॉब से निकालने के लिए भी कहा होता है। तभी राज ने जिया से कहा, मैं उस लड़के को अपने सामने एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहता हूं, मुझे उस लड़के के चेहरे से नफरत है। राज की बात सुनकर जिया बहुत गुस्से में होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी जिया ने राज से कहा, मैं कुणाल को जॉब से निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिस पर राज ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा वादा करूंगा? मैं तो उस लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता हूं और अगर तुम उस लड़के को जॉब से बाहर नहीं निकलाओगी तो भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगर तुम उस लड़के को जॉब से नहीं निकाल सकती तो अपनी ड्यूटी के दौरान उसकी जान भी जा सकती है। वो क्या है ना, आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। राज की बात जिया को साफ समझ में आ रही थी कि वो उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। जिया ने अपनी आंखें बंद करके अपने आप से कहा, मुझे इसकी हंसी से नफरत है, मैं इसे एक पल के लिए भी अपने सामने नहीं देखना चाहती, ये हर बार ही मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। जिया अभी कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है कि तभी ऑफिस में कुणाल आ जाता है। कुणाल को देखकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही अंदर आ गए, वैसे भी हम तुम्हें बुलाने ही वाला थे। राज की बात सुनकर जिया जल्दी से पीछे मुड़कर कुणाल को देखती है। कुणाल की नज़र जैसे ही जिया के ऊपर जाती है तो वो समझ जाता है कि जिया बहुत परेशान है। तभी कुणाल को देखते हुए उस मोटे आदमी ने कहा, तुम्हारा काम अभी यहीं पर खत्म होता है। जिया तुम्हें जॉब से निकाल रही है, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। उस मोटे आदमी की बात सुनकर कुणाल बिना कुछ कहे उसे देखने लगता है। तभी राज ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं कल रात की बात को इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं तब तक दम नहीं लूंगा जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते। राज की बात सुनकर कुणाल के ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसने अपनी नज़रें झुका रही होती है और दोनों हाथों की मुट्ठी बांध रखी थी। जिया गुस्से में राज से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने कोई गलती की तो इससे कुणाल को ही परेशान हो सकती है। तभी कुणाल ने किसी की भी बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, जिया तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वक्त रुक गई हो। कुणाल की बात सुनकर जिया हैरानी में उसे देखने लगती है। जिया समझ नहीं पा रही होती है कि कुणाल क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी राज ने हंसते हुए कुणाल से कहा, तू तो बहुत अच्छा मजाक करता है, तुझे क्या लगता है तू जिया को यहाँ से ले जाएगा और मैं तुझे चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? जिस पर कुणाल उसे कुछ ना कहकर बस उसे देखता रहता है। कुणाल को इस तरह खुद को घूरता पाता देख राज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि तू जिया को यहाँ से कैसे लेकर जाता है। राज गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज गई होती है। तभी ऑफिस के अंदर अचानक से शक्ति आता है। शक्ति के साथ 2 और बॉडीगार्ड होते हैं। शक्ति को देखकर राज ने गुस्से में कहा, शक्ति इस लड़के को यहाँ से मार मार कर भगा दो। राज की बात सुनकर शक्ति ने कहा, सर अब आप इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, वैसे भी मुझे इसे अपना पुराना हिसाब भी पूरा करना है। शक्ति की बात सुनकर जिया घबरा जाती है। जिया ने तुरंत उठकर कुणाल पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं क्या, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिया की बात सुनकर कुणाल एक पल के लिए उसे देखता है। तभी कुणाल ने उसकी बात पर ध्यान ना देकर कहा, जिया तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, जल्दी मेरे साथ चलो। कुणाल की बात सुनकर जिया फिर से हैरान हो जाती है, लेकिन बाकी सभी को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक बॉडीगार्ड ने गुस्से में कुणाल के पीछे आकर उसके कंधे को पकड़ते हुए गुस्से में कहा, तुझे इसकी बात समझ में नहीं आई क्या? अब तू कोई बॉडीगार्ड नहीं है, चल निकल यहाँ। वो बॉडीगार्ड अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी कुणाल ने उसके मुंह पर अपनी कोनी मार दी। कोनी खाने के बाद वो बॉडीगार्ड एक कदम पीछे हो जाता है, लेकिन उसने खुद को संभाला भी नहीं होता है कि तभी कुणाल ने उसके सर को पकड़कर नीचे किया और उसके मुंह पर अपना घुटना मार दिया। कुणाल के इस एक ही अटैक की वजह से वो बॉडीगार्ड वहां पर बेहोश हो जाता है। कुणाल को लड़ते देख सभी घबरा गए होते हैं और अब किसी के बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती है। जो राज पहले उसके ऊपर चिल्ला रहा था, अब उसे कुणाल से घबराहट हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। तभी कुणाल ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, तुमने सबको मेरे बारे में गलतफहमी थी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला जाऊंगा? मुझे जॉब पर तुमने या फिर किसी और ने नहीं रखा है जो मैं तुम्हारे कहने पर चला जाऊंगा। मैं शर्मा इंडस्ट्री की टीम ए का बॉडीगार्ड हूं और मुझे यहाँ कनक मैम ने भेजा है, अगर वे मुझे वापस बुलाएगी तो ही मैं जाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी राज ने गुस्से में कुणाल से कहा, तुझे पता भी है तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तूने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है।
तभी कुणाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम जो ये घटिया ट्रिक जिया के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम जिया के साथ किस तरह की ट्रिक कर रहे हो। कुणाल ने एक पल ठहरकर आगे कहा, जिया को कोई और नहीं बल्कि तुम ही परेशान कर रहे हो। जिया का पीछा कोई भी नहीं करता है, उसे जो लेटर मिलते हैं वो तुम ही देते हो। ये बॉडीगार्ड भी तुम्हारे लिए ही काम करते हैं। शक्ति को भी तुमने जिया के साथ इसलिए भेजा है जिससे वो जिया के ऊपर नज़र रख सके, और तुम्हारे मेकअप रूम में जिस इंसान ने मिनी कैमरा लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति ही था। कुणाल की बात सुनकर जिया हैरानी में बस उसकी बात ही सुनती रहती है। तभी जिया ने कुणाल से हैरानी में पूछा, पर इसे ये सब करके क्या फ़ायदा होने वाला है? राज ऐसा क्यों करेगा? जिस पर कुणाल ने बताते हुए कहा, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ खत्म होने लगता है तो ये तुम्हें परेशान करके तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं ताकि तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ज़्यादा सोचो मत। और ये सब तुम्हारे स्टूडियो मैनेजर को भी पता है, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से उनका भी फ़ायदा होता है। अगर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ छोड़कर किसी और के साथ बनाती हो तो इनका बहुत फ़ायदा होगा, इसीलिए ये तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। कुणाल की बात सुनकर सभी हैरानी से कुणाल को ही देखने लगते हैं। कुणाल की बात सुनकर राज भी हैरान था और वो मोटा आदमी घबराने लगा होता है, क्योंकि कुणाल ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ बिल्कुल सही था। तभी कुणाल ने आगे कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि जिया तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती है, इसीलिए तुम इसे धमकी देने की कोशिश भी कर रहे हो। कुणाल की बात सुनने के बाद जिया ने अपने मन ही मन कहा, इसने ये सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में पता लगा लिया है। इसने ये सब पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है। मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है। अब मेरी सब कुछ समझ में आ रहा है। तभी राज जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। राज ने हंसते हुए कुणाल से कहा, तूने जो कुछ भी कहा वो सब बिल्कुल सच है, लेकिन ये पता करके भी क्या फ़ायदा? तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर तुझे ये सब पता भी है तो भी मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। राज की बात सुनकर जिया को घबराहट हो रही होती है, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि राज उससे कॉन्ट्रैक्ट ज़बरदस्ती साइन कराने की कोशिश करेगा। तभी कुणाल ने जिया की तरफ देखते हुए शांति से कहा, मुझे किसी की ज़िंदगी में दखल देने की इजाज़त नहीं है। मैं वही करूँगा जो तुम मुझे कहोगी। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें बताना होगा तुम क्या चाहती हो। कुणाल की बात सुनकर जिया कुछ कह पाती तभी राज ने चिल्लाकर कहा, तुझे क्या लगता है तेरी इस बात से ये साइन करने से मना कर देगी? अगर ये ऐसा करती है तो मैं इसे और इसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा, और ये भी जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी कुणाल ने जिया से कहा, तुम्हें किसी की भी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम वो फैसला लो जो तुम्हारा दिल चाहता है। मैं तुम्हारे हर फैसले पर तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। जिया किसी की बात को कोई जवाब नहीं दे रही होती है। वो बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके शांत रहने की कोशिश कर रही होती है। जिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक तरफ राज उसे और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, दूसरी तरफ राज उसे खुद पर भरोसा करने के लिए बोल रहा होता है, और इन दोनों की बात में जिया नहीं समझ पा रही होती है कि वो क्या फैसला ले। सबकी नज़र सिर्फ जिया के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि हर कोई जिया का फैसला जानना चाहता था। तभी जिया ने अपनी आंखें खोलकर कुणाल की तरफ देखकर कहा, मुझे बाहर जाना है। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना है। जिया की बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन राज को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। राज ने गुस्से में जिया के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, तू मेरे सामने ये सब कैसे बोल सकती है? क्या तू भूल गई मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ? राज को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में क्या कर रहा है उसे खुद भी होश नहीं था। राज जिया के ऊपर हाथ उठा रहा होता है, जिस वजह से जिया ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली होती है। पर तभी कुणाल ने राज का हाथ पकड़कर उसके पेट में मुक्का मारा, जिस वजह से राज 2 कदम पीछे हो जाता है, और उसके पीछे होते ही राज उसके पेट में एक लात मारता है और राज दूर नीचे जाकर गिरता है। कुणाल को राज के ऊपर अटैक करता देख शक्ति और दूसरा बॉडीगार्ड हैरान हो गए होते हैं। तभी शक्ति ने दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, जल्दी से सबको बुला कर लाओ, मैं इसे देखता हूँ। शक्ति की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर चला जाता है और शक्ति कुणाल के ऊपर अटैक कर देता है। शक्ति कुणाल के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुणाल उसे अपने पास भी नहीं आने देता है और उसकी टांग पर लात मारता है, जिस वजह से शक्ति अपने घुटनों पर आ जाता है। शक्ति वक्त बर्बाद ना करते हुए उठते हुए कुणाल की ठुड्डी पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुणाल एक कदम पीछे होकर शक्ति की गर्दन पर मारता है और शक्ति को वहीं पर तुरंत बेहोश कर देता है। कुणाल ने अभी शक्ति को बेहोश किया ही होता है कि तभी वहां पर दूसरा बॉडीगार्ड अपने साथ और भी बॉडीगार्ड लेकर आ गया होता है, और उनमें राज का बॉडीगार्ड भी मौजूद होता है। अपने सामने इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर जिया घबरा रही होती है।
जिया ने घबराहट में कुणाल से कहा, कुणाल तुम इनसे जीत नहीं पाओगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर कुणाल ने शांति से कहा, मैंने तुम्हें कहा था मेरे ऊपर भरोसा रखना। कुणाल की बात सुनकर जिया शांत हो जाती है। तभी राज का बॉडीगार्ड राज को नीचे पड़ा देख जल्दी से उसके पास जाता है और बाकी सभी बॉडीगार्ड कुणाल के ऊपर अटैक कर देते हैं। कुणाल उन सभी बॉडीगार्ड से फाइट करने लगता है। एक भी बॉडीगार्ड कुणाल के ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पा रहा होता है। जहां कुणाल के एक अटैक से एक बॉडीगार्ड बेहोश हो रहा होता है। कुणाल को इस तरह फाइट करता देख राज भी बहुत हैरान होता है। तभी राज के बॉडीगार्ड ने राज से कहा, ये लड़का बहुत ताकतवर है, हमारा कोई भी बॉडीगार्ड इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। जिस पर राज ने जल्दी से कहा, अगर इसे कोई और नहीं हरा पा रहा है तो इससे तुम लड़ो। कुणाल को उन सभी बॉडीगार्ड को हराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बल्कि कुणाल तो कुछ ही मिनट के अंदर उन सभी को हरा देता है। अब वहां पर अगर कोई बॉडीगार्ड होश में खड़ा होता है तो वो सिर्फ राज का बॉडीगार्ड होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने अभी तक कुणाल के साथ फाइट नहीं की होती है। तभी राज के बॉडीगार्ड ने अपनी गन निकालकर कुणाल के ऊपर निशाना लगाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। राज का बॉडीगार्ड क्या कुणाल को गोली मार देगा? क्या जिया अपने डर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगी? और अगर जिया ने राज की बात नहीं मानी तो क्या कुणाल को मरना होगा? क्लोज। कुणाल जिया को बचाने के लिए राज और उसके सभी बॉडीगार्ड से फाइट कर रहा होता है। कुणाल ने कुछ ही पल में सभी बॉडीगार्ड को हरा दिया होता है। तभी राज का बॉडीगार्ड अपनी गन निकालकर उस पर निशाना लगाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अगर अब तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उस बॉडीगार्ड के हाथ में गन देखकर जिया घबरा जाती है, लेकिन कुणाल के इमोशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। कुणाल बिना किसी इमोशन के उस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। राज ने उस बॉडीगार्ड से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बॉस बचा लेगा? नहीं, तुम इसके लिए सिर्फ एक नौकर हो, इसे तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुणाल को अपनी तरफ आता देख वो बॉडीगार्ड घबरा रहा होता है, उसके हाथ कांपने शुरू हो गए थे। उस बॉडीगार्ड ने कुणाल से कहा, पीछे रहो, तुम्हें क्या लगता है मैं गोली नहीं चला सकता? मैंने पहले भी बहुत से लोगों को मारा है। जिस पर कुणाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, वे सभी तुम्हारे दुश्मन थे, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, और अगर मैं मरता हूं तो तुम्हारा जिंदा बच पाना भी नामुमकिन होगा। कुणाल अभी भी उस बॉडीगार्ड की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी वो बॉडीगार्ड गोली चला देता है, लेकिन कुणाल नीचे झुककर खुद को गोली से बचा लेता है और जल्दी करते हुए उस बॉडीगार्ड के हाथ से गन को छीन लेता है और उसी की गन के पीछे के हिस्से को उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। राज के सभी बॉडीगार्ड को बेहोश करने के बाद कुणाल ने जिया की तरफ देखकर कहा, चलो अब चलते हैं यहाँ से। कुणाल की बात सुनकर जिया उसके साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी राज ने हंसते हुए कहा, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे जिस हद तक जाना होगा मैं जाऊंगा, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राज अभी अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक लड़की की आवाज आई, यहाँ पर कितनी गंदगी है, अगर मुझे बुलाना ही था तो कम से कम पहले यहाँ साफ सफाई तो कर लेते। उस आवाज को सुनकर सभी की नज़र उस लड़की की तरफ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि कनक ही होती है। कनक के पीछे उसका बॉडीगार्ड रवि भी मौजूद होता है। अपने सामने का नज़ारा देखकर रवि के चेहरे पर हैरानी होती है। तभी कनक ने कुणाल से कहा, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुला रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना सारा काम छोड़कर आना पड़ा है। कनक ने एक पल ठहर कर आगे कहा, मैंने तुम्हें इस काम पर इसलिए भेजा था क्योंकि ये काम बहुत ही आसान था, लेकिन आसान काम तुम्हें पसंद कहाँ है, तुमने तो इस काम को भी मुश्किल बना दिया है। कनक को देखकर राज और वो मोटा आदमी दोनों हैरान होते हैं। राज ने कनक को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, ये तो शर्मा इंडस्ट्री की मैनेजर कनक शर्मा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? कनक को देखकर वे दोनों ही नहीं बल्कि जिया भी हैरान होती है। जिया भी नहीं समझ पा रही थी कि कनक यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। कनक को देखकर जिया ने अपने मन ही मन कहा, तो ये है कनक शर्मा, जो कि शर्मा इंडस्ट्री के ओनर की पोती। इसने बचपन से ही अपनी फैमिली का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। हालांकि ये शर्मा इंडस्ट्री के ओनर की पोती है, लेकिन फिर भी आज ये जिस मुकाम पर है वहां पर अपने दम पर है। इसके अंदर जो काबिलियत है उसे देखकर ही इसे शर्मा इंडस्ट्री में एक इंचार्ज की पोजीशन मिली है। कनक राज को देखकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी कनक ने कुणाल से कहा, कुणाल अब तुम जा सकते हो। कनक की बात सुनकर कुणाल ने जिया की तरफ देखकर कहा, जिया चलो चलते हैं। इतना कहकर कुणाल वहां से जिया के साथ चला जाता है और उसके जाते ही राज उठकर जिया से गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कनक ने राज की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सोफे पर बैठते हुए कहा, बात करने की इतनी भी जल्दी क्या है, पहले शांति से बैठ तो जाओ। कनक की बात सुनकर राज भी सोफे पर बैठ जाता है। तभी कनक ने राज से कहा, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सुना कि तुम कुणाल को बर्बाद करने के लिए हर हद तक जा सकते हो। क्या तुम एक बार मुझे भी बताओगे तुम किस हद तक जा सकते हो? कनक की बात सुनकर राज ने उसे गुस्से में कहा, उस लड़के से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है,
ये बात हम दोनों के बीच में है और तुम्हें इसमें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो लड़का तुम्हारा लगता क्या है? राज की बात सुन कनक सोच में पड़ जाती है कि वो उसे कुणाल के साथ अपना क्या रिश्ता बताए। तभी उसके पीछे खड़े रवि ने कहा, कुणाल कनक मैम का छोटा भाई है। रवि की बात सुनकर कनक हैरानी में उसे देखने लगती है। कनक ने फिर एक गहरी सांस लेकर राज से कहा, हाँ कुणाल मेरा छोटा भाई है, तो बताओ तुम्हें मेरे छोटे भाई से क्या परेशानी है जो तुम्हें उसे बर्बाद करना चाहते हो? कनक के मुंह से कुणाल को अपना भाई बोलते देख राज की बोलती बंद हो गई थी। राज को अब ऐसा लग रहा था कि अगर उसने कुणाल के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो वो मारा जाएगा। राज ही नहीं बल्कि उसके साइड में बैठा मोटा आदमी भी घबरा गया था, क्योंकि अगर कुणाल कनक का भाई था तो कनक को उसकी स्टूडियो बंद करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी और वे दोनों ही शर्मा इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उन दोनों को शांत देख कनक ने कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी, और अगर हमने एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो एक एक सच बाहर आ जाएगा। कनक की बात सुनकर वे दोनों घबरा रहे होते हैं। उन दोनों ने कनक से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि वो लड़का आपका भाई है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल जिया के साथ आगे की तरफ चल रहा होता है। तभी कुणाल अचानक से रुक जाता है। कुणाल को रुकता देख जिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ कुणाल, तुम रुक क्यों गए? जिस पर कुणाल ने कहा, अब हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो तुम भी समझ गई होगी कि अब तुम्हारी शूटिंग नहीं होने वाली है, तो आज के दिन तुम क्या करना चाहोगी? कुणाल की बात सुनकर जिया एक पल के लिए शांत हो जाती है और कुणाल को देखती रहती है। जिया ने अचानक से कुणाल को गले लगाकर कहा, थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कभी भी राज से नहीं बच पाती। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब आखिरकार मैं अपनी मर्जी से चल सकती हूँ। मैं आज का दिन तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पीसी कैफ़े में जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। जिया की बात सुनकर कुणाल ने एक पल ठहर कर कहा, तुम मेरे साथ गेम कैसे खेलोगी, मुझ पर तो गेम खेलना आता ही नहीं है। कुणाल की बात सुनकर जिया हंसते हुए उससे दूर हो जाती है और कहती है, तुम हमेशा ही सिंगल रहोगे। कुणाल ने जिया से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? जिस पर जिया ने शर्माते हुए बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो घूमने के लिए चलते हैं। कुणाल और जिया दोनों फिर वहां से चले जाते हैं और जिया कुणाल के साथ बहुत सी जगह पर जाती है। जिया कुणाल के साथ पार्क, मूवी देखने बहुत सी जगह पर जाती है। दिन भर घूमने के बाद कुणाल उसे शर्मा इंडस्ट्री में लेकर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद कुणाल ने जिया से कहा, तुमसे कनक मैम बात करना चाहती है, मैं तुम्हें उनके ऑफिस में लेकर चलता हूँ। इतना कहकर कुणाल जिया को कनक के ऑफिस तक छोड़ आता है, जहां पर जिया अंदर चली जाती है और कुणाल बाहर ही रवि के साथ खड़ा होता है। कुणाल और रवि दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं जिया ऑफिस में जाकर कनक के सामने बैठ जाती है, जहां जिया के बैठते ही कनक ने उसे कहा, हमने अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है और अब तुम्हें तुम्हारे स्टूडियो वाले भी परेशान नहीं करेंगे। तुम अब बिल्कुल आज़ाद हो और ये फैसला तुम्हें ही लेना है कि तुम अब किसके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हो। कनक की बात सुनकर जिया ने उदास होते हुए कहा, मैं जानती हूँ अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो ठीक नहीं हुआ है। मेरी खुद की भी बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो कनक ने जिया की बात को बीच में काटते हुए कहा, अगर तुम राज अरोड़ा की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, वो आज से बात तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें मुझे पता चला वो तुम्हें तुम्हारे परिवार की धमकी देता था, लेकिन अब उससे तुम्हारे परिवार को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। कनक ने एक पल ठहर कर आगे कहा, इस बारे में हमने राज अरोड़ा के पिता से भी बात की है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि राज ने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है, उसके काम से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और इसीलिए मेरे लिए उसे सजा दिलवाने का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे पास आने की भी कोशिश करेगा। कनक की बात सुनकर जिया हैरान हो जाती है। जिया ने हैरानी में कहा, क्या सच में अब राज मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा? जिस पर कनक सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी जिया ने एक पल ठहर कर कहा, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी इंडस्ट्री की मॉडल भी नहीं हूँ। हालांकि ये बात अलग है, तुमने मेरे ऊपर अपना फंड लगाया है, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने की तुम्हारे पास कोई तो वजह होगी। जिया की बात सुनकर कनक ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी इंडस्ट्री के लिए मॉडलिंग करो। तुम एक बहुत ही अच्छी मॉडल हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शर्मा इंडस्ट्री के लिए मॉडलिंग करो। क्या तुमने इसीलिए मेरी मदद की है? जिया ने कहा। जिस पर कनक ने तुरंत कहा, हाँ तुम कह सकती हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने की असली वजह कुणाल है। कनक ने एक पल ठहर कर आगे कहा, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ कुणाल की वजह से ही कर रही हूँ। कुणाल ने कहा था कि वो तुम्हारे बॉडीगार्ड की जॉब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, और इसीलिए मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है, क्योंकि कुणाल शर्मा इंडस्ट्री का बॉडीगार्ड है, ना कि तुम्हारा, और हम उसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाकर नहीं छोड़ सकते हैं। कनक की बात सुनकर जिया हैरान होती है। जिया ने खुद से कहा, क्या सच में कुणाल मेरी इतनी फिक्र करता है जो उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया?
कनक के साथ कुछ देर और बात करने के बाद जिया वहां से चली जाती है, जहां कुणाल भी वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन जिया सुबह के वक्त उठती है तो वो घड़ी में टाइम देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। घड़ी में इस वक्त 11 बजे बज रहे होते हैं, जिसे देखकर जिया ने अपने आप से कहा, आज तो मुझे उठने में ज़्यादा ही वक्त हो गया है। मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई क्योंकि मुझे ज़्यादा नींद आती ही नहीं थी। मैं नींद की दवाई लेती थी, उसके बाद भी मुझे सोने में तकलीफ होती थी, लेकिन कल रात में बिना दवाई के ही सो गई। जिया ने एक पल रुककर खुद से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे अब किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं रही है, इसीलिए मुझे आज इतनी अच्छी नींद आई है। तभी जिया को कुछ याद आता है और उसने खुद से कहा, आज तो मेरा इंटरव्यू भी है, मैं उसके लिए लेट नहीं हो सकती। ये याद आते ही जिया कुणाल को फ़ोन कर देती है और उसे आने के लिए कहती है। जिया फिर झूमते हुए मुस्कुराकर तैयार होने के लिए चली जाती है। जिया ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, कुणाल क्या तुम आ गए? जिया जैसे ही बाहर आती है तो वो हैरान हो जाती है। जिया के सामने इस वक्त कुणाल नहीं बल्कि दूसरा बॉडीगार्ड मौजूद होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जिया ने हैरानी में उस बॉडीगार्ड से कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर उस बॉडीगार्ड ने जवाब देते हुए कहा, मुझे शर्मा इंडस्ट्री की तरफ से भेजा गया है और आज से मैं ही आपका बॉडीगार्ड हूं और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। जिया ने उस बॉडीगार्ड से पूछते हुए कहा, पर मैंने तो कुणाल को बुलाया था, तो शर्मा इंडस्ट्री वालों ने तुम्हें क्यों यहाँ भेजा और कुणाल कहाँ पर है? जिस पर उस बॉडीगार्ड ने जवाब देते हुए कहा, कुणाल ने जॉब छोड़ दी है और अब से वो जॉब पर नहीं आएगा, बल्कि उसके बदले में मैं ये जॉब करूंगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर जिया उदास हो जाती है क्योंकि उसने तो कुणाल की उम्मीद की थी कि उसे लेने के लिए कुणाल आएगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया था। जिया ने अपने मन ही मन कहा, उसने ये जॉब छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं। अगर उसे जॉब छोड़नी ही थी तो कम से कम एक बार मुझे बता तो देता, या फिर जाने से पहले मुझे कुछ देर बात कर लेता, मुझे गुड बाय बोल देता। उसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं है। जिया ने फिर एक गहरी सांस लेकर अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहा, अगर तुम आज से मेरे बॉडीगार्ड हो तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर जिया वहां से उस बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। कुणाल ने जिया के बॉडीगार्ड की जॉब क्यों छोड़ दी? क्या अब जिया की सारी परेशानी सच में दूर हो गई थी? और क्या जिया शर्मा इंडस्ट्री के लिए मॉडलिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्लोज। जिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और अब जिया को कोई भी परेशानी नहीं थी। जिया सुबह के वक्त तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए निकलती है तो उसे पता चलता है कि कुणाल ने अब बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ दी है, जिस वजह से जिया थोड़ी उदास हो जाती है। लेकिन फिर इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर जिया अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा इंडस्ट्री के अंदर कनक के ऑफिस के अंदर कनक बैठी हुई कुणाल से बात कर रही होती है और उन दोनों की साइड में रवि चुपचाप खड़ा होता है। तभी कनक ने कुणाल से कहा, जिया की सारी परेशानी अब दूर हो चुकी है और जिया हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी तैयार हो गई है, और रही बात राज अरोड़ा की तो वो अब तुम्हें कभी भी नहीं देगा। कनक की बात सुनकर कुणाल ने कहा, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए और जिया के लिए इतना कुछ करने के लिए। कुणाल की बात सुन कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम थैंक्स भी बोल सकते हो, मुझे तो ये आज ही पता चला। वैसे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम ये जॉब तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक जिया की सारी परेशानी दूर ना हो जाए। कनक ने एक पल ठहर कर शरारती मुस्कान के साथ कहा, वैसे कल तो तुमने रवि को भी जल्दी ही उठा दिया था। वो तुमसे बहुत नाराज था क्योंकि तुम उससे अपनी मर्जी से काम करा रहे थे, जबकि टीम लीडर वो है। उन्होंने कल तुम्हारी बहुत शिकायत की है। कनक की बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगती है और कुणाल हैरानी से रवि को देखने लगता है। कुणाल को इस तरह खुद को घूरता देख रवि ने कहा, मैंने तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं की है कनक मैम, अपनी तरफ से बात बनाकर तुम्हें बता रही है। कुणाल फिर थोड़ी देर और बात करके वहां से जाने लगती है। कुणाल अभी ऑफिस से बाहर ही निकला था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। कुणाल देखता है कि उसे कियारा कॉल कर रही है। कुणाल जैसे ही कियारा का कॉल रिसीव करता है तो उसे तुरंत कियारा की आवाज़ आती है, भैया आप जिया कौशिक के बॉडीगार्ड का काम करते हो और आपने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। मैं जिया कौशिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप कम से कम ये बात मुझे बता तो देते। कुणाल ने कियारा को शांत करते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम जिया की फ़ैन हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में किसने बताया कि मैं जिया का बॉडीगार्ड हूँ? जिस पर कियारा ने तुरंत कहा, मुझे अभी जीत मिला था और उसी ने मुझे इस बारे में बताया है। अगर ये बात मुझे जीत कभी नहीं बताता तो मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। आप मेरे लिए जिया कौशिक का ऑटोग्राफ लेकर आना। इतना कहकर कियारा कॉल काट देती है और कुणाल उसे ये भी नहीं कह पाता कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। कुणाल ने आज से पहले कियारा को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था और कियारा ने आज पहली बार कुणाल से कुछ मांगा था, तो कुणाल ने सोच लिया था कि वो उसके लिए जिया का ऑटोग्राफ जरूर लेगा। कुणाल अभी जिया से मिलने के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी उसे अपने सामने जिया दिखाई देती है। जिया ने कुणाल को देखते हुए कहा, कुणाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कुणाल ने कहा, मैं यहाँ अपने काम से आया था। तभी जिया ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसा इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ पर काम से ही आई थी। लगता है किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था।
जिया की बात सुनकर कुणाल कुछ नहीं कहता है, लेकिन जिया के पीछे खड़े उसके बॉडीगार्ड ने अपने मन ही मन कहा, ये कितनी बड़ी झूठी है, इसे तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं था, बल्कि ये तो कुणाल से मिलने के लिए ही आई थी और बहुत देर से इसका इंतजार कर रही है। जिया के बॉडीगार्ड को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी जिया ने कुणाल से कहा, क्या हम दोनों कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? जिस पर कुणाल हमें अपना सर हिला देता है और फिर वे दोनों बात करने के लिए शर्मा इंडस्ट्री के बाहर गार्डन में चले जाते हैं, जहां उनसे कुछ दूरी पर जिया का बॉडीगार्ड खड़ा होता है। जिया ने कुणाल से कहा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। जिस पर कुणाल ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है। तभी जिया ने उदासी से कहा, लेकिन तुमने बॉडीगार्ड की जॉब क्यों छोड़ दी? जिस पर कुणाल ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे चोट लगी हुई है और मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, अगर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना रहा तो मेरी चोट और गहरी हो सकती है। कुणाल की बात सुनकर जिया ने घबराहट में कहा, कहीं ये कल की उस फाइट की वजह से तो नहीं लगी है? जिस पर कुणाल ने जिया को शांत करने के लिए कहा, नहीं, ये चोट मुझे बहुत पहले लगी थी, जब मैं कनक मैम को किडनैपर से बचा रहा था। तभी जिया ने कहा, अब तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? जिस पर कुणाल ने शांति से कहा, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सिर्फ उंगलियों ही टूटी हुई है। कुणाल की बात सुनकर जिया हैरान हो जाती है। जिया ने हैरानी में कहा, तुम्हारी उंगलियां टूटी हुई है और तुम ठीक हो, तुम्हें तो सच में आराम करने की ज़रूरत है। जिया की बात सुनकर कुणाल कुछ नहीं कहता है। तभी जिया ने शर्माते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिया की बात सुनकर कुणाल सीरियस हो जाता है। कुणाल ने जिया को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे नंबर की क्या ज़रूरत है? जिस पर जिया ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे ये बात प्यार से भी तो पूछ सकते हो, ऐसे मुझे डराने की क्या ज़रूरत है? लाओ तुम मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हें अपना नंबर इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। जिया को गुस्से में देख कुणाल जल्दी से उसे अपना फ़ोन दे देता है और जिया अपना नंबर कुणाल के फ़ोन में सेव कर देती है। जिसके बाद जिया ने वहाँ से जाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो तुम किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हो। जिया वहाँ से अभी जाने के लिए पीछे मुड़ी ही होती है कि तभी कुणाल से उसे रोकते हुए कहा, जिया मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कुणाल ने ये बात हिचकिचाते हुए कही थी, लेकिन कुणाल की भी सुनकर जिया ने जल्दी से पीछे मुड़कर कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगी। जिया की बात सुनकर कुणाल एक पल के लिए शर्माता है और कुणाल को शर्माता देख जिया भी शर्माने लगता है। जिया ने खुद से कहा, इसे मैंने आज से पहले कभी भी शर्माता हुआ नहीं देखा है, ये ऐसा मुझसे क्या मदद चाहता है? जिया अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी कुणाल ने कहा, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। कुणाल की बात सुनकर जिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इसी की उम्मीद नहीं की थी। जिया ने हैरानी में कहा, क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? जिस पर कुणाल ने तुरंत सच बताते हुए कहा, असल में मुझे नहीं, वो मेरी बहन तुम्हारी फ़ैन है तो उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ है, कल उसका जन्मदिन है तो मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। कुणाल की बात सुनकर जिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें अपनी बहन के लिए मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, वो तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। जिया फिर अपने बॉडीगार्ड से पेन और पेपर लेकर कुणाल को ऑटोग्राफ दे देती है। जिया ने तभी वहां से जाते हुए कहा, कल तुम्हारी बहन का जन्मदिन है ना, मैं तुम्हारी बहन को उसके जन्मदिन का गिफ्ट जरूर दूंगी। जिया की बात सुनकर कुणाल हैरान होता है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन कियारा जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है, तभी कियारा को अपने सामने एक लग्जरी कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी कार के अंदर से एक खूबसूरत लड़की फूलों के गुलदस्ते के साथ बाहर निकलती है, जो कह रही होती है, हैप्पी बर्थडे टू यू कियारा, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। जिया को अपने सामने देखकर कियारा के होश उड़ गए होते हैं, उसकी समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरह रिएक्ट करे। कियारा हैरानी से बस जिया को ही देखे जा रही होती है। तभी जिया ने कियारा के पास आकर उसे फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, कियारा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लूँ, फिर मैंने सोचा फूल सी लड़की के लिए फूल ही ले लेती हूँ। जिया के मुंह से खुद का नाम सुनता देख कियारा ने हैरानी में कहा, क्या आपको मेरा नाम पता है और आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? जिस पर जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे इसके बारे में तुम्हारे भाई कुणाल ने बताया था, उसने कहा था कि आज तुम्हारा बर्थडे है और उसने मुझे ये भी बताया था कि तुम मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ विश करने के लिए चली आई। कियारा सिर्फ जिया की बात सुन रही होती है। तभी जिया ने आगे कहा, चलो हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं जिससे ये पल हमें हमेशा याद रहे। इतना कहकर जिया अपने फ़ोन से एक सेल्फी लेने लगती है। जिया को अपने साथ देख कियारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी जिया ने कियारा से कहा, तुम्हारा नंबर क्या है? नंबर? मेरा नंबर? क्या आपको मेरा नंबर चाहिए, लेकिन मेरे नंबर का आप करोगी क्या? कियारा ने तुरंत बिना कुछ सोचे हैरानी में कहा। कियारा को खुद से सवाल पूछता देख जिया ने कहा, तुम भी अपने भाई की तरह ही बहुत सवाल पूछती हो। मैं तुम्हारा नंबर लेकर कोई गलत काम नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मुझे ये सेल्फी भी तो तुम्हें सेंड करनी है।
जिया की बात सुनकर कियारा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं भी पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछती हूँ, मेरा नंबर ये रहा 95। कियारा जिया को अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद जिया ने वहां से जाते हुए कहा, चलो अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन उम्मीद है हम जल्दी ही मिलेंगे। इतना कहकर जिया वहां से चली जाती है और जिया की बात सुनकर कियारा बहुत खुशी होती है। कियारा खुशी खुशी वहां से अपने स्कूल की तरफ चली जाती है। कियारा बहुत ज़्यादा खुश थी, बल्कि वह तो समझ भी नहीं पा रही होती है कि वह अपनी खुशी को शब्दों में कैसे बयान करे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल जो कि शांति से बैठा ही होता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और जब कुणाल उसे देखता है तो उसे जिया ने अपनी और कियारा की सेल्फी सेंड की होती है, जिसे देखकर कुणाल हैरान हो जाता है। कुणाल ने सेल्फी को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, मैंने तो कल इससे सिर्फ कियारा के लिए एक ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कियारा के लिए इतना कुछ कर देगी। ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, ये सब इस जैसी सेलिब्रिटी को नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त कुणाल अपने हाथ में एक पेपर कार्ड्स लिए हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। कुणाल जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि दादाजी और कियारा बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। कुणाल भी फिर उन दोनों के साथ बैठ जाता है और फिर दादाजी और कुणाल मिलकर कियारा का जन्मदिन बनाते हैं, जहां वे तीनों ही बहुत खुश होते हैं। कुणाल तभी कियारा को उसके जन्मदिन का गिफ्ट देता है, जो कि उस पेपर कार्ड्स में होता है। कियारा जैसे ही अपने गिफ्ट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कुणाल ने उसे लेटेस्ट iPhone 15 Pro Max गिफ्ट किया होता है, जिसे देखकर कियारा हैरान हो गई होती है। और कियारा ही नहीं बल्कि दादाजी भी हैरान हो गए होते हैं और वे दोनों हैरानी में कुणाल को देखने लगते हैं। कुणाल जब देखता है कि कियारा और दादाजी हैरानी से उसे ही देख रहे हैं तो उसने कहा, क्या मैंने कुछ गलत गिफ्ट दे दिया है? अगर ऐसा है तो मैं ये वापस करके दूसरा ले आऊँगा। जिस पर कियारा ने तुरंत कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये फ़ोन तो बहुत महंगा होगा, कम से कम इसकी कीमत 1.5 लाख तो होगी ही। जिस पर दादाजी ने भी तुरंत कहा, हाँ बेटा, ये फ़ोन तो बहुत महंगा है और तुम्हारा पास इस फ़ोन को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? उन दोनों की बात सुनकर कुणाल ने उन्हें बताते हुए कहा, मैंने कुछ दिनों के लिए बॉडीगार्ड की जॉब की थी और उसी के काम से मुझे ये पैसे मिले हैं और उन्हीं पैसों से मैंने कियारा के लिए ये गिफ्ट खरीदा है। कुणाल की बात सुनकर फिर वे दोनों शांत हो जाते हैं और तभी दादाजी ने भी कियारा को एक गिफ्ट देते हुए कहा, बेटे, मैं तुम्हें कुणाल की तरह इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये सोने की चैन बनवाई है। दादाजी के हाथ में सोने की चैन देखकर कियारा हैरान हो जाती है। कियारा ने हैरानी में कहा, दादाजी, इतने महंगे गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी? अगर आप मेरे लिए किसी दुकान से भी कोई माला लाते तो मैं उससे भी खुश हो जाती। जिस पर दादाजी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे दिए किसी भी गिफ्ट से खुश हो जाती, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी, लेकिन मैं इस बार तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना अच्छा करना चाहता था और मैं इससे अच्छा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता था। मैं हर बार कुणाल के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता रहता था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो मैं जानता हूँ तुम्हें ज़रूर इस चीज़ के लिए बुरा लगता होगा। जिस पर कियारा ने दादाजी से कहा, दादाजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप भैया के लिए कुछ करेंगे तो इससे मुझे ही खुशी होगी, मुझे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। दादाजी और कियारा अभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कुणाल को अपने फ़ोन पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर कुणाल ने अपने मन ही मन कहा, नंबर 11, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या नंबर 11? कुणाल को किसी खतरे के बारे में बताना चाहता है। कुणाल के ऊपर कोई खतरा आने वाला क्या? कुणाल आने वाले खतरे से खुद को कैसे बचाएगा? क्लोज। कुणाल अपने घर पर बैठा हुआ दादाजी के साथ कियारा का जन्मदिन बना रहा होता है। तभी कुणाल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर कुणाल हैरान हो जाता है। कुणाल ने उस मैसेज को देखकर खुद से कहा, नंबर 11, तुम क्या कहना चाहते हो? कुणाल वहां से उठकर नंबर 11 से बात करने के लिए जाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अभी कोई बहाना सोच ही रहा होता है कि वो वहां से क्या कह के उठे। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। कुणाल देखता है उसे जिया कॉल कर रही है। जिया का कॉल देखकर कुणाल को वहां से उठने का बहाना मिल जाता है और कुणाल तुरंत वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। कुणाल जैसे ही जिया का कॉल रिसीव करता है तो तुरंत जिया ने उसे कहा, कुणाल, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? जिस पर कुणाल ने कहा, कुछ नहीं, बस अभी हमने कियारा का जन्मदिन बनाया है। जिस पर जिया ने तुरंत कहा, तो कियारा का जन्मदिन कैसा गया? कियारा खुश तो है ना? कुणाल ने तुरंत जिया से कहा, थैंक यू सो मच कियारा के लिए इतना कुछ करने के लिए। मैंने तो तुम्हें सिर्फ कियारा को ऑटोग्राफ देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने आज जो कुछ भी किया उसकी वजह से कियारा बहुत खुश है। जिस पर जिया ने तुरंत कहा, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। जिया की बात सुनकर कुणाल शांत हो जाता है। तभी जिया ने एक पल ठहरकर आगे कहा, कुणाल, वैसे क्या तुम्हारे पास कल थोड़ा सा वक्त है? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर कुणाल ने तुरंत मना करते हुए कहा, मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता हूँ, असल में कल मुझे अपनी बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग पर जाना है। कुणाल के मुंह से ट्रेनिंग का नाम सुनकर जिया हैरान हो जाती है, क्योंकि कुणाल ने ये कहकर जॉब छोड़ी थी कि वो उसके साथ घूम नहीं सकता है और उसे आराम की ज़रूरत है, लेकिन अब कुणाल को ट्रेनिंग याद आ रही है। जिया ने कुणाल से थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा, पर तुम्हें तो आराम करना था और तुम्हें चोट भी तो लगी है, तो फिर तुम ट्रेनिंग कैसे करोगे?
जिस पर कुणाल ने तुरंत कहा, लेकिन आज नहीं तो कल ट्रेनिंग करनी ही है और वैसे भी मैं सिर्फ वही ट्रेनिंग करूंगा जिससे मेरी चोट पर कोई असर ना हो। तभी जिया ने कुणाल से फिर मिलने के लिए कहा, अच्छा अगर कल नहीं तो परसों, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। जिस पर कुणाल ने उससे फिर से मना करते हुए कहा, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। कुणाल के इतना कहने की ही देर थी कि जिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुणाल का कॉल काट देती है। असल में कुणाल को जिया से मिलने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो जिया से इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था जरूर उसके ऊपर खतरा है और वो जिया को अपने खतरे में शामिल नहीं करना चाहता है, जिस वजह से उसने मिलने से मना कर दिया। तभी कुणाल नंबर 11 पर मैसेज करता है, जिसे देखकर तुरंत नंबर 11 का कॉल आता है। कुणाल जैसे ही नंबर 11 का कॉल उठाता है तो नंबर 11 उसे तुरंत कहता है, नंबर 1 मैं तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूरी पर हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जिस पर कुणाल ने हाँ कहकर कॉल काट देता है और नंबर 11 से मिलने के लिए चला जाता है। कुणाल ने घर से बाहर जाने से पहले दादाजी और कियारा से कहा, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बस मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करना। इतना कहकर कुणाल घर से बाहर नंबर 11 से मिलने के लिए चला जाता है। अपने घर से कुछ ही दूर चलने के बाद कुणाल को नंबर 11 दिखाई दे जाता है, जिसके बाद नंबर 11 कुणाल को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर आसपास कोई भी नहीं होता है। नंबर 11 ने कुणाल से तुरंत कहा, नंबर 1 मुझे तुमसे कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा पास नंबर 22 आया था। जिस पर कुणाल ने तुरंत कहा, हाँ नंबर 22 मुझे मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने तुम्हें मार दिया है, लेकिन वो मुझे नहीं मार पाया था, जिस वजह से वो कैंप में वापस चला गया था, जिससे बॉस को शक ना हो जाए कि मैं और तुम जिंदा है। कुणाल ने अभी अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी नंबर 11 ने तुरंत कहा, मैं इसीलिए तो तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि नंबर 22 कैंप में वापस नहीं पहुंचा है। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल हैरान हो जाता है। कुणाल ने हैरानी में कहा, अगर नंबर 22 कैंप वापस नहीं गया तो वो कहाँ पर गया होगा, वो तो कहीं और जा भी नहीं सकता है। तभी नंबर 11 ने कहा, नंबर 1 जब नंबर 22 तुम्हें मारने के लिए आया था तो अगर तुम उस वक्त कुछ भी अजीब लगा हो तो तुम मुझे बता दो, मेरी उससे बहुत मदद हो सकती है। जिस पर कुणाल ने कुछ सोचते हुए कहा, जब नंबर 22 मुझे मारने में नाकाम हो गया था तो वो रात काटने के लिए एक बिल्डिंग में ठहरा था जहां पर उसके ऊपर एक असैसिन ने अटैक कर दिया था। वो बॉस का कुत्ता जॉन था जिसने नंबर 22 को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नंबर 22 से बात करने के बाद मुझे पता चला कि बॉस ने जॉन को नंबर 22 को वापस लाने के लिए भेजा था, लेकिन उसे वापस लेकर जाने की बजाय जॉन ने नंबर 22 को मारने की कोशिश की। कुणाल की सारी बात सुनने के बाद नंबर 22 ने कहा, हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सभी असैसिन हम नंबर असैसिन से नफरत करते हैं क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है और हम सब उनसे ज़्यादा बेहतर भी है और इसीलिए वो हमेशा हमें मारने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे जाने के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए। अब वे सभी असैसिन एक ग्रुप बनाकर हम नंबर असैसिन को परेशान करते हैं। वे हमें मार नहीं सकते हैं क्योंकि इस वक्त हमारा लीडर नंबर 2 है, लेकिन फिर भी तुम नंबर 2 को जानते हो, वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है जब तक वो मर नहीं जाता। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल एक पल के लिए शांत रहता है। तभी कुणाल ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे असैसिन ने नंबर 22 को पका है। जिस पर नंबर 11 ने कहा, तुम बिल्कुल सही समझे नंबर 1, मुझे पता है उन्होंने नंबर 22 को कहाँ पर पकड़ कर रखा होगा, मैं उसे कल ही बचाने के लिए जाऊंगा। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल ने तुरंत कहा, तुम वहां पर कैसे जा सकते हो, तुम्हें पता भी है अगर तुम नंबर 22 को बचाने के लिए गए तो बॉस को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जिस पर नंबर 11 ने तुरंत कहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक नंबर 22 ही है जिसने मुझे अपना माना है। मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा असली परिवार कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नंबर 22 मेरा छोटा भाई है, एक वही है जिसे मैं अपना कह सकता हूं और उसे बचाने के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल को अपने परिवार के बारे में याद आता है। कुणाल याद करता है कि कैसे वो भी इन्हीं की तरह था, कभी उसके पास भी कोई परिवार नहीं था और उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं थे, लेकिन जब उसने अपने बारे में याद आया, जब उसे पता चला कि वो कौन है, जब उसे अपना परिवार मिला, तब सब कुछ बदल गया। कुणाल मुस्कुराना सीख गया, उसके अंदर भी इमोशन आ गए, वो भी दूसरे इंसानों की तरह जीने लगा। कुणाल ने नंबर 11 से कहा, नंबर 11 मैं भी तुम्हारे साथ नंबर 22 को बचाने के लिए जाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर नंबर 11 के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लग जाती है। नंबर 11 ने कुणाल से कहा, नंबर 1 अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार भी है, तो तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। जिस पर कुणाल ने तुरंत कहा, मेरा पास मेरा परिवार है और इसीलिए मुझे पता है कि परिवार की अहमियत क्या होती है। मैं नंबर 22 को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा और वैसे भी इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, ये सिर्फ एक दिन का ही खेल है और इस बारे में मेरे परिवार को पता भी नहीं चलेगा। नंबर 11 कुणाल से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और उसमें अपना सारा प्लान बता देता है, जिसके बाद कुणाल वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है।
जाने से पहले कुणाल ने नंबर 11 से कहा, तो फिर ठीक है, अब हम दोनों कल सुबह को मिलेंगे अपने नए मिशन पर। इतना कहकर कुणाल वहां से चला जाता है और नंबर 11 एक मुस्कान के साथ कुणाल को देखता रहता है। कुणाल अपने घर पर आने के बाद देखता है कि कियारा और दादाजी एक साथ बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कुणाल ने उन दोनों को देखते हुए खुद से कहा, नंबर 11 के साथ जाने का फैसला गलत नहीं है, परिवार की अहमियत बहुत होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीच में एक बड़ा सा घर मौजूद होता है। वह घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कि कई सालों से वहां पर कोई आया नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी वो घर बिल्कुल ठीक था, बस वो थोड़ा गंदा ही लग रहा होता है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत गंदा। उस घर के अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही कमरे मौजूद होते हैं, बाकी पूरा घर किसी होल की तरह दिखाई दे रहा था। उस घर के एक कमरे के अंदर चेयर पर एक लड़के को बांध कर रखा होता है और उस लड़के के शरीर के ज़्यादातर हिस्सों पर कट लगा हुआ होता है, जहां से खून बह रहा होता है। उस लड़के की हालत हद से ज़्यादा बुरी होती है, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे बहुत पीटा गया हो। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नंबर 22 होता है और उसके सामने कम से कम 4 असैसिन खड़े होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं। उनमें से एक असैसिन ने नंबर 22 से कहा, नंबर 22 चुपचाप हमें बता दो कि तुम कैंप से क्यों भागे थे और कैंप से भागने के बाद तुम गए कहाँ थे। उस असैसिन की बात पर नंबर 22 कुछ भी नहीं कहता है। तभी उस असैसिन ने आगे कहा, अगर तुम्हें ये नहीं बताना तो तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि जॉन कहाँ पर है और आखिरी बार जॉन को क्या मिशन मिला था, और जब वो तुमसे मिला तो उसने तुम्हें क्या कहा था। उस असैसिन की बात सुनकर नंबर 22 हंसने लगता है। नंबर 22 ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं जॉन की पत्नी थोड़ी ना हूं जो उसके बारे में पता रखूंगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है और उसका आखिरी मिशन क्या था, और ना ही मैं उससे मिला। नंबर 22 की बात सुनकर उस असैसिन को गुस्सा आ जाता है और वो नंबर 22 के मुंह पर मुंह के मारने शुरू कर देता है। नंबर 22 के मुंह से खून निकल रहा होता है, यहाँ तक कि उसके सारे कपड़े भी खून से लाल होते हैं और उसकी चेहरे के नीचे खून पानी की तरह पड़ा होता है। नंबर 22 के मुंह पर कई मुक्के मारने के बाद वो असैसिन रुक जाता है। तभी वहां पर मौजूद दूसरे असैसिन ने नंबर 22 को अपनी भारी आवाज में कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप हमें बता दो कि जॉन कहाँ पर है, वरना तुम जानते हो कि किसी को मारने से पहले उसे कितना तड़पाते हैं। उस असैसिन की बात सुनकर नंबर 22 ने अपनी दर्द भरी आवाज में हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारने की धमकी तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि मुझे मरने से डर लगता है। तुम खुद को हमसे बेहतर समझते हो, लेकिन जिस चीज़ को तुम दूसरों को तड़पाना कहते हो वो हमारी रोज की ट्रेनिंग में होता है। अगर तुमने हमारी एक दिन की ट्रेनिंग भी ले ली तो तुम अगले दिन मौत की दुआ करोगे। नंबर 22 की बात सुनकर उस असैसिन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। तभी उन दोनों असैसिन ने उस कमरे से बाहर जाते हुए बाकी 2 असैसिन से कहा, इसके ऊपर नज़र रखना, ये बचकर भाग ना सके। वे दोनों असैसिन जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर और भी असैसिन दिखाई देते हैं, जिनकी गिनती 10 से भी ज़्यादा थी, और उस घर में सिर्फ 10 असैसिन ही नहीं थे बल्कि 20 से भी ज़्यादा असैसिन घर के बाहर पहरेदारी कर रहे होते हैं। घर के अंदर बड़े से हॉल में सभी असैसिन एक ही जगह पर खड़े होते हैं, जहां पर नंबर 22 से बात करने वाले असैसिन ने कहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वो अपना मुंह खोलेगा भी। तभी वहां पर मौजूद एक और असैसिन जिसके हाथ में कट लगा होता है, उसने कहा, जॉन अभी तक कैंप में वापस नहीं पहुंचा है और बॉस भी उसके बारे में कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। नंबर 22 के कैंप से भागने के बाद ही जॉन को उसका मिशन मिला था और उसके बाद से ही वो गायब है। मुझे तो लगता है नंबर 22 ने ही जॉन के साथ कुछ किया है। तभी पहले वाले असैसिन ने कहा, ये नंबर असैसिन मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये खुद को बहुत ताकतवर मानते हैं और हमें हमेशा नीचे दिखाई की कोशिश करते हैं। इन्हें सबसे अलग ट्रेनिंग मिली है जिस वजह से ये इतने ताकतवर है, और ये कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तो हमें इसे अभी मार देना चाहिए जिससे ये बाद में हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना करे। उस असैसिन की बात से बाकी सभी असैसिन भी सहमत हो जाते हैं और वे सभी नंबर 22 को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या वे असैसिन नंबर 22 को मार देंगे? क्या कुणाल और नंबर 11 वक्त पर आकर नंबर 22 को नहीं बचा पाएगा? कहीं नंबर 22 को बचाने के चक्कर में कुणाल और नंबर 11 किसी नई मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? क्लोज। कुणाल और नंबर 11 जंगल में आगे की तरफ भागे जा रहे होते हैं। तभी नंबर 22 ने कुणाल से कहा, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उनका बेस है। मुझे पूरा यकीन है नंबर 22 को उन्होंने वहीं पर पकड़ कर रखा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ वो अभी तक मरा ना हो। जिस पर कुणाल ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, नंबर 22 को कुछ भी नहीं होगा। तभी नंबर 11 ने कुणाल से कहा, नंबर 1 तुम पूरी तरह बदल चुके हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर कुणाल ने कहा, नंबर 22 कभी मेरी टीम का मेंबर हुआ करता था और इसीलिए वो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नंबर 11 हैरानी में कुणाल को ही देखे जा रहा होता है। नंबर 11 की समझ में नहीं आ रहा होता है कि कुणाल अचानक से इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल पहले के मुंह से नंबर 11 ने पहली बार दोस्त शब्द सुना था कुछ समय पहले, तो कुणाल को ये भी नहीं पता था कि दोस्त होता है, और आज वो नंबर 22 को अपना दोस्त बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीच में मौजूद घर के अंदर सभी असैसिन होल में मौजूद होते हैं।
तभी एक असैसिन ने अपनी गन बाहर निकालकर बाकी सभी से कहा, अब नंबर 22 को जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बताने वाला नहीं है। मैं उसे मार रहा हूँ। इतना कहकर वो नंबर 22 के कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वो असैसिन नीचे गिर जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी उस तरफ देखते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई होती है। वो आवाज़ उस घर के दरवाजे से आई होती है जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। उस लड़के की तरफ देखकर वे सभी असैसिन अपनी गन को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वो लड़का उन सभी पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। उस लड़के की गोलियों से बचने के लिए सभी असैसिन तितर-बितर हो जाते हैं और गोली से बचने के लिए थमले के पीछे जाकर छिपने लगते हैं। उस घर के बाहर कुणाल और नंबर 11 भी पहुंच गए होते हैं। वे दोनों घर के बाहर देखते हैं कि कई असैसिन की लाश पड़ी होती है, जिन्हें देखकर नंबर 11 ने कहा, ये सभी जॉन की टीम के असैसिन हैं, इसीलिए इन्होंने नंबर 22 को पकड़ा होगा, लेकिन इन्हें यहाँ पर मारा किसने? तभी कुणाल एक असैसिन के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। उस असैसिन की गर्दन पर एक बहुत गहरा कट लगा होता है जो कि किसी खंजर से मारा गया होता है। वो कट इतना गहरा होता है कि उसमें से लगातार खून निकल रहा होता है और उस असैसिन के माथे पर सही का निशान बना होता है। उस असैसिन की ऐसी हालत देखकर कुणाल ने नंबर 11 से कहा, नंबर 11, इस असैसिन की हालत देखो, इसे किस तरह से मारा गया है। कुणाल की बात सुनकर नंबर 11 भी उस असैसिन को ध्यान से देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। नंबर 11 ने हैरानी में कहा, नंबर 7, नंबर 7 ही इस तरह लोगों को मारता था, पर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा? जिस पर कुणाल ने कहा, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। इतना कहकर कुणाल अंदर जाने लगता है, जिस पर नंबर 11 ने कहा, नंबर 1 तुम अंदर जाओ, मैं बाहर से तुम्हें कवर देने की कोशिश करूंगा। कुणाल नंबर 11 से बिना कुछ कहे अंदर जाने लगता है, जहां अंदर जाकर वो देखता है हर तरफ लाशों के ढेर पड़े होते हैं। कुणाल आगे की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक गोली चलती है, लेकिन कुणाल वक्त रहते ही उस गोली को महसूस कर लेता है और उससे खुद को बचा लेता है। कुणाल को गोली से बचता देख उस लड़के यानी नंबर 7 को हैरानी होती है, लेकिन वो अपनी AK-47 से कुणाल के ऊपर गोलियां बरसा देता है, जहां कुणाल उन गोलियों से बच रहा होता है। तभी कुणाल एक गोली नंबर 7 की तरफ चलाता है, जिससे नंबर 7 नीचे बैठकर खुद को बचा लेता है, लेकिन तभी नंबर 7 को अपनी तरफ एक चाकू आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि वो अब इससे नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए अपनी गन को आगे कर देता है, पर वो चाकू उसके हाथ पर लगता है, जिस वजह से उसकी गन उसके हाथ से गिर जाती है। नंबर 7 इस चीज़ से हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। नंबर 7 ने कहा, तुम बाकी सभी से अलग हो, नहीं तुम उन सभी से बेहतर हो, उन्हें तो मैंने बहुत ही आसानी से मार दिया था, लेकिन तुम्हें मारने में मजा आएगा। इतना कहकर नंबर 7 कुणाल की तरफ एक चाकू फेंकता है, जिससे बचने के लिए कुणाल उस चाकू के ऊपर गोली चला देता है और कुणाल का निशाना बिल्कुल सही भी होता है, जिस वजह से वो चाकू गोली लगने की वजह से दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी नंबर 7 अपने हाथ में एक और चाकू लिए हुए कुणाल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कुणाल उसके अटैक से बचने के लिए अपनी गन को उसके चाकू के सामने कर देता है। कुणाल को अपने अटैक से बचते देख नंबर 7 के चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगती है। तभी कुणाल नंबर 7 के पेट में अपना घुटना मारता है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 7 अपने चाकू को घुमा देता है, जो कि कुणाल के हाथ पर लगता है और कुणाल के हाथ से उसकी गन गिर जाती है, जिस पर लात मारकर नंबर 7 उसे कुणाल से दूर कर देता है और खुद भी थोड़ा पीछे हो जाता है। नंबर 7 हैरानी से कुणाल को ही देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। नंबर 7 ने हंसते हुए कहा, मजा 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 आ रहा है, तुम्हें मारने में मजा आ रहा है। नंबर 7 को इस तरह हंसते देख कुणाल ने अपने मन ही मन कहा, मुझे लगा ही था कि ये नंबर 7 ही हो सकता है, एक वही है जो इतना पागल हो सकता है। कुणाल और नंबर 7 दोनों ने ही अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे होते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है। नंबर 7 और कुणाल फिर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन दोनों के हाथों में चाकू होते हैं और वे अपने अपने चाकू के साथ ही फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच की फाइट में वे दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। कुणाल को तो नंबर 7 की फाइट से ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो नंबर 7 को पहले से ही जानता था, लेकिन नंबर 7 के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 खड़ा है। नंबर 7 ने हैरानी में कुणाल से लड़ते हुए अपने मन में कहा, ये मेरे हमलों से कैसे बच सकता है? ऐसा तो सिर्फ 3 ही इंसान है जो मेरे अटैक से बच सकते हैं, और वे है नंबर 1, 2 और 3। बाकी सबको भले ही मुझसे बड़ी पोजीशन मिली हो, लेकिन अगर मैं उनके ऊपर चाकू से हमला करूं तो वे भी मेरे हमले से नहीं बच सकते हैं। नंबर 7 अभी अपनी ही सोच में गुम होता है, तभी कुणाल उसके पेट में अपना चाकू घुसा देता है, जिस वजह से नंबर 7 के पेट से खून बहना शुरू हो जाता है। और तभी नंबर 7 कुणाल के पेट में एक लात मारता है और अपनी नीचे पड़ी हुई AK-47 की तरफ जाने लगता है। नंबर 7 अभी तक अपनी गन के पास पहुंचा भी नहीं होता है, तभी उसकी बाजू में एक गोली आकर लगती है, जो कि नंबर 11 ने चलाई होती है।
गोली खाने के बाद नंबर 7 ने खुद से कहा, तो ये अकेले नहीं है, इसके साथ इसका साथी भी है। अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रहा तो मेरा बचना नामुमकिन हो जाएगा। इतना कहते ही नंबर 7 अपने आसपास देखता है, जहाँ पर उसे एक खिड़की दिखाई देती है और वो उस खिड़की को तोड़कर उससे भाग जाता है। कुणाल भी नंबर 7 का पीछा करता है, लेकिन नंबर 7 एक कार लेकर आया होता है जिसमें बैठकर वो वहाँ से भाग जाता है और कुणाल उसे पकड़ भी नहीं पाता है। तभी कुणाल के पास नंबर 11 आता है, जिसे देखकर कुणाल ने कहा, ये नंबर 7 ही था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने इन सभी असैसिन को क्यों मारा है। कैंप में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अब सभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। जिस पर नंबर 11 ने कुणाल को बताते हुए कहा, कैंप में अब सब एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि नंबर 7 यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल शांत हो जाता है। तभी नंबर 11 ने कुणाल को देखते हुए कहा, वैसे तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर कुणाल ने बताते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो अच्छा था कि नंबर 7 को चाकू से लड़ने में मजा आता है, वरना वो मुझे पहले ही मार देता। जिस पर नंबर 11 ने भी कहा, ये बात तो है कि नंबर 7 को लोगों को चाकू से मारने में ही मजा आता है, इसीलिए तो वो नंबर 7 पर है, वरना उसकी जिस तरह की ताकत है वो नंबर 3 को भी टक्कर दे सकता है। नंबर 11 ने एक पल ठहर कर आगे कहा, वैसे नंबर 7 ने तुम्हें पहचाना तो नहीं, क्योंकि अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। जिस पर कुणाल ने कहा, मुझे नहीं लगता उसने मुझे पहचाना होगा, वो तो ये सोच रहा था कि मैं भी इन सभी असैसिन का ही साथी हूँ। तभी नंबर 11 ने कुणाल को टोकते हुए कहा, नंबर 1 अब तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुमने नंबर 7 से फाइट की है और ये बात याद रखना कि नंबर 7 को चाकू में हराने वाला एक तुम और दूसरा तुम्हारा मास्टर नंबर 2 है, और आज तुमने उसे टक्कर दी है तो उसे जरूर तुम्हारे ऊपर शक हो गया होगा। जिस पर कुणाल भी सोच में पड़ जाता है। तभी नंबर 11 को नंबर 22 के बारे में याद आता है, जिसके बारे में याद आते ही उसने कुणाल से कहा, नंबर 1 क्या तुमने अंदर नंबर 22 को देखा, वो कैसा है? नंबर 22 जिंदा तो है ना? जिस पर कुणाल ने कहा, मैं नंबर 22 को ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि अंदर जाते ही नंबर 7 ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तभी नंबर 11 ने अंदर जाते हुए कहा, तो चलो फिर अब नंबर 22 को ढूंढते हैं, हम उसे ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर नंबर 11 उस घर के अंदर चला जाता है और फिर कुणाल और नंबर 11 मिलकर नंबर 22 को ढूंढने लगते हैं, जहां जल्द ही उन दोनों को नंबर 22 एक कमरे में चेयर पर बंधा हुआ मिल भी जाता है। कुणाल जल्दी से नंबर 22 के पास जाता है और उसे खोलता है, जिसके बाद वो नंबर 22 को चेक करता है और उसे चेक करने के बाद नंबर 11 से कहता है, इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है, ये इस वक्त बेहोश है, लेकिन शुक्र है कि ये अभी तक जिंदा है। नंबर 11 जब अपने सामने नंबर 22 को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। नंबर 22 के शरीर पर हर जगह कट लगे हुए होते हैं और उसका मुंह भी सूजा हुआ होता है। नंबर 22 के सारे कपड़े भी खून से पूरी तरह लाल भी हो गए थे। नंबर 22 की ऐसी हालत देखकर नंबर 11 ने कहा, उन्होंने नंबर 22 से सच पता लगाने के लिए उसे बहुत तड़पाया है, इसे जल्द से जल्द एक बेहतर इलाज की ज़रूरत है। मैं नंबर 22 को ऐसी हालत में ज़्यादा दूर लेकर नहीं जा सकता हूँ, खासकर तब तक जब तक इसे होश नहीं आ जाता और नंबर 22 चलने लायक नहीं हो जाता है। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल ने कहा, नंबर 11 तुम नंबर 22 को मेरे साथ लेकर चल सकते हो, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नंबर 22 का इलाज कर देंगे और वे इस बारे में किसी को पता भी नहीं लगने देंगे। जिस पर नंबर 11 ने तुरंत कहा, नंबर 1 तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है और तुम नंबर 22 को बचाने के लिए मेरे साथ यहाँ तक भी आ गए। अगर मैं यहाँ पर अकेला आता तो मैं नंबर 7 को कभी भी नहीं हरा पाता, लेकिन अब अगर मैं नंबर 22 का इलाज करने के लिए तुम्हारा साथ जाता हूँ तो इससे तुम्हारी जान को खतरा पड़ सकता है, और खासकर तुम्हारे परिवार की जान को, और तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। कुणाल ने उसे तुरंत कहा, लेकिन अगर तुमने नंबर 22 को वक्त पर इलाज नहीं दिया तो ये मारा जाएगा। जिस पर नंबर 11 ने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की उम्मीद पहले से ही थी, इसीलिए मैं इलाज के लिए कुछ सामान पहले ही लेकर आया हूँ, मैं नंबर 22 को बचा लूँगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 11 की बात सुनकर कुणाल शांत हो जाता है। तभी नंबर 11 ने एक पल ठहरकर अपना हाथ आगे करके मुस्कुराते हुए कुणाल से कहा, अब हम दोनों को यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, मैं यहाँ से अपने परिवार के साथ रहता हूँ, तुम अपने परिवार के साथ जाकर रहो, अपने परिवार का ख्याल रखना कुणाल। नंबर 11 के मुंह से अपना नाम सुनकर कुणाल एक पल के लिए हैरान हो जाता है। तभी अगले ही पल कुणाल ने एक मुस्कुराहट के साथ नंबर 11 से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि अब तुम दोनों भी शांति से जियो और तुम्हारे पास भी अपने नाम हो, जब हम अगली बार मिले तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना चाहूँगा। क्या जैसा कुणाल चाहता है वैसे हो पाएगा? नंबर 11 नंबर 22 के साथ एक परिवार के साथ रह पाएगा, या फिर वो आज नंबर 22 को खो देगा? और अगर नंबर 7 ने कुणाल को पहचान लिया हो तो कुणाल आने वाले खतरे से खुद को कैसे बचाएगा? एक्सप्लेनेशन। द डेंजरस बॉय एक इंटेंस हिंदी फिक्शनल स्टोरी है जो एक ऐसे लड़के के सफ़र को दिखाती है जिसका बचपन दर्द, बट्रेयल और इनजस्टिस से भरा होता है।
स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे एक मासूम बच्चा सर्कमस्टांसेस की वजह से डेंजरस और पावरफुल पर्सनालिटी बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक्शन या वायलेंस पर नहीं, बल्कि इमोशंस, मेंटल स्ट्रेंथ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और डेस्टिनी के ट्विस्ट्स पर फोकस करती है। स्टोरी का फ्लो सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ आगे बढ़ता है, जो व्यूअर को लास्ट तक कनेक्टेड रखता है। थॉट बलून ओपिनियन। मेरी ओपिनियन में द डेंजरस बॉय उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो डार्क फिक्शन, पावरफुल कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल जोर थ्रिलर स्टोरीज पसंद करते हैं। इस स्टोरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप, स्लो बट इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग और हीरो का अनप्रेडिक्टेबल नेचर। ये सिर्फ एक बैड बॉय की कहानी नहीं है, बल्कि एक ब्रोकन सोल के राइज की कहानी है, जो सिस्टम और अपने दुश्मनों दोनों से लेता है। क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन। आने वाले एपिसोड्स में हीरो और ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस बनेगा। उसके पास्ट के सीक्रेट्स रिवील होंगे, नए एनिमीज और बट्रेयल्स सामने आएंगे और स्टोरी एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचेगी। हो सकता है जो लोग अभी विलन लग रहे हैं, आगे चलकर उनका रोल कंप्लीटली चेंज हो जाए। एंड गेम में हीरो का डिसीजन हाई डिसाइड करेगा कि वो किंग बनेगा या मॉन्स्टर। डिस्क्लेमर: दिस कंटेंट इज प्योरली fictional and created only for entertainment purposes. All characters, names, places and events shown in this story are imaginary. Any resemblance to real persons or events is purely coincidental. अगर आपको ऐसी पावरफुल, इमोशनल और सस्पेंस से भरी फिक्शनल स्टोरीज पसंद हैं टू ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड को अभी कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल थैंक्स। यू हैव अ नाइस डे। को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल ड्रैगन कृष्णा नोवेल वर्ल्ड पर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।